हेलो 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 प्लीज बी सीटेड फास्ट. पीछे 3 बजे बात करने का. अभी बैठ जा फटाफट जल्दी. हेलो हेलो Online students, kindly confirm. Am I audible and visible to you? अब जो तुम पीछे बैठे हो ना, मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो. अरे बैठ जा, इतना मतलब लेक्चर अटेंड करना है, क्या फर्क पड़ता है किधर लेफ्ट में बैठा राइट में बैठा है. वो एक तो सिर्फ देख किधर बैठू, इधर ऐसे ऐसे कब से. क्या पुअर डिसीजन मेकिंग है. Okay, can we get started now? Can we have some silence, please? अरे मत बात करो यार, कितना बात करते मालूम नहीं. हेलो हेलो अतुल, ऑडियो एडजस्ट करना. आई विल स्टार्ट. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई सेड गुड आफ्टरनून एवरीवन. खाना खा के आए हो यार, कम से कम अभी तो बोल सकते हो. इतना एनर्जी है तुम्हारे में यार. ओके, कल क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट? कल ऐसे बहुत सारा डिस्कस किया था ना. वी स्टार्टेड विथ very basic meaning of the word financial statement. Then we went to the definition of auditing. But before we started with auditing definition, I even talked about certain users of financial statements. याद आया क्या? And can I say कि as an auditor, we exist for these users of financial statements only? Don't you think that? That as an auditor, our main role is towards these users. ऐसा तुम पेशेंस टेस्ट कर रहे हो पहले कुछ दिनों में, अच्छा नहीं है ये. ठीक है. सो कैन आई से द मेन रोल ऑफ ऑडिटर इज टूवर्ड्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली. क्योंकि डायरेक्टली मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, वो
एज ए यूजर आपके लिए रिलायबल तब ज्यादा होता है अगर एक अनबाइज्ड पर्सन ने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके एक रिपोर्ट बना के दिया होगा. दैट इज वाई ऑडिटर एग्जिस्ट. सो कल सर हमको बेसिक मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स, मीनिंग ऑफ ऑडिट, एंड once again emphasizing on this, we are discussing only one audit. Which one? Financial statement audit, और उसको दूसरा बोल सकते हो external audit या statutory audit. अभी हमारा prima facie discussion सिर्फ financial statement audit के ऊपर ही है. Yes, एक पॉइंट के बाद में थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट भी पढ़ेंगे, थोड़ा ओवरव्यू आपको मैं टैक्स ऑडिट के बारे में भी दूंगा, थोड़ा डिस्कशन कॉस्ट ऑडिट के बारे में भी होगा, बट दैट इज एट अ वेरी लास्ट स्टेज. अभी पूरा प्राइमा फेशियल डिस्कशन रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के ऊपर. अच्छा, इसके बाद में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर पढ़ा था क्या? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है क्या सर? वो ना थोड़ा समझा था कि हमको ओपिनियन देना है सर. वो मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड एरर थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था. आई नो, डोंट वरी. वो आज वापस से रिविजिट होगा इन अ डिफरेंट वे. डू यू गेट माय पॉइंट? एंड देन प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर इन अ बेटर सेंस. गिव इट सम टाइम. आज शायद शुरुआत हम वहीं से करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, मैंने एकदम लास्ट में कुछ स्टेप्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट पढ़ाए थे. याद आ रहा है क्या? 5 स्टेप्स बताए थे क्या कुछ आपको मैंने? कौन कौन से? नोटबुक निकालना तुम्हारे सामने, नोटबुक निकाल के रखो. क्या 5 स्टेप लिखे थे क्या आपने? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज, बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट. उसके पहले कोई भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. देन वी टॉक्ड अबाउट एंगेजमेंट टर्म्स. फिर कुछ प्लानिंग है, प्लान का एग्जीक्यूशन है, एंड देन द रिपोर्टिंग पार्ट. फिर सर ये सब तो ठीक था, लास्ट में जाते जाते आपने एक लिस्ट दिखाया था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का. आपने बोला था सब हमारे सिलेबस में है. थोड़ा सा उसके ऊपर ही पहले और डिस्कशन करते हैं, एंड देन विल गेट टू द बेसिक्स. सुनो, हमारे पास में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छा ये तो क्लियर है, जैसे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसेंशियल है, वैसे ऑडिटिंग के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एसेंशियल है. लिटरली पूरे ऑडिट के प्रोसीजर्स, ऑडिट के सारे डेफिनेशंस, टर्म्स, सब कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ही आते हैं. मतलब अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, तो आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आने ही चाहिए विदाउट एनी डाउट. अगर वो नहीं आता है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू मी आपको ऑडिट नहीं आता है. ये मेरा जजमेंट है, एंड दिस इज हाउ प्रैक्टिकली वर्ल्ड वर्क्स. बिकॉज जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं स्टैंडर्ड क्या बोलता है इस सिचुएशन में, मुझे वैसे एक्ट करना चाहिए. जैसे आप अकाउंटिंग में अपना खुद का मेथड लगा सकते हो क्या? नहीं ना. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑडिटिंग ऑल्सो यू हैव टू फॉलो व्हाट द स्टैंडर्ड्स से. तो हमारा पूरा डिस्कशन जो वो स्टैंडर्ड्स पे होने वाला है. हम स्टैंडर्ड्स को कुछ सीरीज में डिवाइड करेंगे. देखो, विल हैव 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400, 5, 6, 7. देखो मेरे पास में पूरे लेक्चर्स में कोई टाइम नहीं है सॉन्ग डांस का. फोन को बंद रखो, सिलेबस खत्म करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है. वैसे भी मेरे पास नहीं है, तो फोन को साइलेंट रखो. अगर तुमको नाचना है, गाना है, तब भी फोन को चालू रख के फायदा नहीं है. समझ रहे हो? अगर इंटेंशनली भी अगर तुम्हारा इंटेंशन है तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है. समझ रहे हो मेरा बात? आ जाओ. वी हैव डिफरेंट सीरीज इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. 200 सीरीज से लेके 700 तक. एक्चुअली में 800 सीरीज भी है, पर आपके सिलेबस में है ही नहीं. स्ट्रेस अभी नहीं चाहिए. अभी ये सब जो 200, 300, इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं. जैसे 200 में हमारे पास में 210 आएगा, 220 आएगा, 230 आएगा, 40, 50, 60, 65, 99. ऐसे ही 300 में भी है, 400 में, 500, 600, 700. सर हमको ये स्टैंडर्ड नंबर याद रखना पड़ेगा? हाँ. स्टैंडर्ड का नाम भी याद रखना, ऑब्वियसली. सिर्फ नंबर रख के क्या फायदा? समझ रहे हो मेरा बात? सर एग्जाम में लिखना पड़ेगा 100%, कोई डाउट वाला बात नहीं है. आर यू श्योर अबाउट इट? 100%. सुनो मेरा बात. तो आप ना डायरेक्टली 210 ऐसा याद करके कोई फायदा नहीं होने वाला है. हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, थोड़ा लॉजिकल तरीके से क्लासिफाई करते हैं. अगर आपको मैं बोलता हूं कि मेरा जो प्लानिंग वाला पार्ट था ऑडिटिंग का, दैट इज एंटायरली ऑन 300 सीरीज. माई ऑडिट प्लानिंग इज एंटायरली इन 300 सीरीज. मतलब जब मैं ऑडिट प्लान रिलेटेड डिस्कस करूंगा, सिर्फ 300 सीरीज पे फोकस कर रहा हूं. तो सिंपल बात है, 300 में मेरे पास में 4 ही स्टैंडर्ड्स हैं. तो सिंपल चीज रहेगा. मतलब मेरे दिमाग को समझना चाहिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडिट प्लानिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स ओनली, जो 300 सीरीज में आएंगे. यहां पे कुछ 4 ऑप्शंस रहेंगे, और ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड को इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको समझ जाएगा कि हाँ सर जनरल प्लानिंग है 300 में आएगा,
कुछ रिस्क असेसमेंट रिलेटेड है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड आएगा। एंड आपको अगर लॉजिकली वो समझा तो उसके बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया भी तो आपको चैलेंज नहीं आएगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल 36 स्टैंडर्ड्स। आपको ये सोचना है प्लानिंग पे है, मुझे 300 सीरीज के बारे दिमाग लगाने का है, एंड उसमें से कौन सा स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30-40 लेक्चर्स डेवलप करेंगे। फिर सर ऑडिट प्लानिंग के बाद में क्या था, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। तो ये जो 400 से लेके 600 है ना, दिस इज एंटायरली एग्जीक्यूशन, दिस इज एंटायरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। अच्छा, अब इसमें भी डरो मत, 400 ना तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, 400 तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, पढ़ेंगे फिर भी थोड़ा सा। फिर आपको रियलाइज होगा ये जो 600 है, जब भी एज अ ऑडिटर आप किसी थर्ड पार्टी का हेल्प लोगे तो आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हर स्टैंडर्ड सीरीज को याद नहीं रखना है, पहले समझना है कि यार ऑडिट के अंदर जो कोर 3 स्टेप्स थे कौन कौन सा, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। क्या क्या, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। प्लानिंग इज फोकस्ड ओनली ऑन 300 सीरीज, एग्जीक्यूशन इज फोकस्ड ऑन 400, 500 एंड 600, एंड जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है दैट इज एंटायरली ऑन 700 सीरीज। मतलब मैं ब्लाइंडली नंबर याद करूं इसके बजाय पहले ये समझ लूं सीरीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया है, एंड जब मैं इंडिविजुअली एक एक स्टैंडर्ड को पढ़ना शुरू करूंगा अपने आप समझ में आते जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी लॉजिकली हम जब डिस्कस करेंगे ये जो 200 सीरीज बचा है इसका क्या करने का सर, इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिट। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑडिट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ऑडिट के अंदर ज्वाइंट ऑडिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ वर्ड्स हैं, डोंट वरी, डरो मत, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि कैसे ये स्टैंडर्ड्स क्लासिफाई हुए हैं, और जब हम भी डिस्कस करेंगे आपको वो क्लासिफिकेशन दिमाग में रखना है, और अगर उतना समझ में आ गया तो आपको न स्टैंडर्ड नंबर याद रखना पड़ेगा न नाम याद रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीजें प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि यहां पर सेक्शन नंबर या स्टैंडर्ड नंबर से नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट से स्टैंडर्ड नंबर पे जाने का है, एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस जब मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। अभी के लिए कि जो कल हमारे 5 स्टेप्स थे उसमें से जो मेरा स्टेप 1 और 2 हो गया वो अज्यूम कर लो बेसिक कॉन्सेप्ट है। थर्ड स्टेप जो है प्लानिंग, वो कहां पर आ गया, 300 में आ गया। एग्जीक्यूशन जो है वो कहां पर आ गया, 4, 5, 6 में आ गया। रिपोर्टिंग कहां पे आ गया, 700 में। अब लॉजिकली मुझे बताओ शुरुआत कहां से करना चाहिए हमने, वी शुड स्टार्ट विद 200 सीरीज। बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी चाहिए ना अपन ने, ठीक है ना, पक्का? नहीं यार, we will start with reporting directly. समझो मेरा बात, ये जो बीच का पूरा प्रोसीजर है वो समझने के लिए ये पता तो होना चाहिए ना जाना किधर है। सेम वही बात है, गूगल मैप से पहले डेस्टिनेशन डालते हो ना तब रास्ता दिखता है ना। घटिया एग्जांपल है बट ठीक है, समझेगा तुमको उससे। डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, या तुम डेस्टिनेशन ऑन द वे डिसाइड करते हो क्या? You may, that's a different story. But as a rational person, ideally, पहले destination and then you find route number A, B, C. Yes or no? मैं तुमको ये भी बोलता हूं, जब हम रिपोर्टिंग शुरू करेंगे आपको 100% नहीं समझेगा, और 100% मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, पूरा पार्ट नहीं समझेगा। एंड ऑब्जेक्टिव है भी नहीं वो, ऑब्जेक्टिव ये है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑडिट रिपोर्टिंग इज, और इन अदर वर्ड्स व्हाट ऑडिटिंग इज। एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वापस मैं ऑडिट रिपोर्ट पे आऊंगा, देयर इज अ एंटायर चैप्टर ऑन ऑडिट रिपोर्ट दैट आई विल कम टू। याद है मैंने कल लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दिखाए थे, उसमें ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, आई विल कम बैक टू दैट, बट दैट इज ऑन अ लेटर पार्ट। तब आपको फाइनली कंफर्मेशन मिलेगा, हाँ जो मेरे को समझा था वो लॉजिकल है। बट अभी जब रिपोर्टिंग पढ़ेंगे एक ओवरव्यू देने के लिए दैट इस सब्जेक्ट में हम एंटर कर रहे हैं अगर, तो कुछ चीजें मेरे को मालूम होनी चाहिए। रिपोर्ट में क्या आता है, रिपोर्ट कौन बनाता है, रिपोर्ट्स कैसे होते हैं, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा तो आपको धीरे धीरे बाकी स्टैंडर्ड्स भी समझ में आएंगे। देखो स्टार्टिंग विद रिपोर्ट इज टफ, आई एम नॉट किडिंग, क्योंकि मेरे को एक एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज और है, तुम्हारे दिमाग में भी डर रहेगा कि इतना इजीली समझने वाला नहीं है, तो तुम भी थोड़ा ऑटोमेटिकली सीरियस होते जाओगे, फोकस्ड होते जाओगे। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड धीरे धीरे आपको अगर वो रिपोर्टिंग के कुछ बेसिक वर्ड समझ में आ गए, यू विल बिकम सो कंफर्टेबल कि एक पॉइंट का तुम मुझे बोलोगे हाँ सर ये ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दिस विल हैपन बट यू विल हैव टू गिव इट सम टाइम। सीरीज समझ में आ गए सारे? कहां से शुरू करेंगे वो समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? पक्का? कैन वी स्टार्ट? चलो सर लेट्स स्टार्ट।
कल ना नोटबुक्स निकालो जरा एक बार, कल नोटबुक्स में कुछ एक वर्ड लिखाया था जो आपने डिस्कस नहीं किया था। कौन सा वर्ड था? एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर हमको वो पक्का पता है, क्या तुमने नहीं पढ़ाया? समझ रहे हो? मटीरियल मिसस्टेटमेंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म टुडे। पहले सबसे पहले मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द एंटायर ऑडिटिंग सिलेबस अगर आप मुझे पूछेंगे, क्योंकि इस टर्म की वजह से चीजें बदल जाती है ऑडिट के अंदर। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एक काम करो, मटीरियल वर्ड को कर दो साइड में, लेट्स फोकस ओनली ऑन वन वर्ड। कौन सा? मिस स्टेटमेंट। हैव यू हर्ड दिस वर्ड कल के पहले? सुना है क्या? क्या होता है मिस स्टेटमेंट तुम्हारे हिसाब से? सर मिस्टेक्स, गलतियां, एरर, फ्रॉड, जो मैंने बोला वो नहीं बोल सकते। उसके अलावा तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज अ मिस स्टेटमेंट? ओमिशन, कोई चीज को रिकॉर्ड नहीं करना बेसिकली। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, anyone else? Non-compliance. Okay, yeah. Falsely representing something. Okay, error of principle. Okay, ठीक है, मतलब इज इट अराउंड एरर? ये तो कंफर्म है। एकदम सिंपल शब्दों में अगर आप मुझे पूछेंगे, जो चीज आपने रिपोर्ट की है, रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समथिंग विच इज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड in financial statements as per applicable FRF. क्या बोलते हो यार? Something which is reported in financial statement versus जैसे रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने का as per applicable FRF। मतलब सुनो, what is applicable? Everyone try करना, समझेगा? Give it some time. एप्लीकेबल एफआरएफ कल भी बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं। एफआरएफ मतलब क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। शॉर्ट फॉर्म मैंने नहीं बनाया, दुनिया यूज करती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने का तरीका। कैन आई से, मैंने आपको बोला अगर आप इंडिया में एज पर इंडियन गैप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलेंगे तो मतलब क्या है इसका? डज दैट मीन नथिंग बट इंड एएस अगर एप्लीकेबल है तो या एएस प्लस शेड्यूल 3, यस और नो? दिस इज माय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब सिंपल है सर, क्या ये एएस स्लैश इंड एएस एंड शेड्यूल 3 मुझे बता रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चीजें कैसे अकाउंट करनी चाहिए, कैसे क्लासिफाई करनी चाहिए एंड कैसे डिस्क्लोज करनी चाहिए? ऐसा क्या आपको एएस एंड शेड्यूल 3 बताता है? अरे हाँ या ना बोलता है ना यार। शेड्यूल 3 और एएस में यही तो बताया ना भाई, अकाउंटिंग कैसे करने का है, डिस्क्लोजर कैसे करने का है, अमाउंट्स को क्लासिफाई कैसे करना है, यही तो बोला है ना। तो जैसा होना चाहिए, और मैं बोलता हूं जैसा आपने रिपोर्ट किया है, अगर इसमें डिफरेंस है, क्या है इसमें डिफरेंस, दैट मींस इट इज एन एरर। मतलब सिंपल है, अपने बेसिक एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन को आपने कैपिटलाइज कर दिया है, क्या आपने गलत अकाउंटिंग किया है? कैन आई से जो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है आपने वैसा नहीं किया है? अरे हाँ या ना? तो मतलब सिंपल बात है सर, मिस स्टेटमेंट मतलब जैसा अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, जैसा क्लासिफिकेशन, जैसा डिस्क्लोजर होना चाहिए, अगर वैसा आपने नहीं किया है, इसका मतलब है ये एक मिस स्टेटमेंट है। क्या है? एक मिस स्टेटमेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या ये आपने गलती जो है इंटेंशनली की है या अनइंटेंशनली की है? अगर इंटेंशनली की है तो इसको क्लासिफाई कर देंगे एज अ फ्रॉड, क्लासिफाई कर देंगे एज अ फ्रॉड, और अगर अनइंटेंशनली होगा तो यह कहलाएगा एरर। क्या एरर फ्रॉड तो क्लियर है? क्या आपको मिस स्टेटमेंट का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया? मतलब जैसा रिपोर्ट होना चाहिए वैसा आपने नहीं किया है, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट। बिल्कुल बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या? और ये क्लासिक डेफिनेशन है। लेट मी शो यू द एक्चुअल डेफिनेशन
आफ्टर रीडिंग दैट नाउ टेल मी कैन यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, कौन सा चीज किधर है अभी टेंशन लेना मत, मैं तुमको पहले बोला, पहले 4-5 दिन तुम कोई से मॉड्यूल में ढूंढ ही नहीं सकते हो जो मैं बताऊंगा, सब है उधर ही, पर तुम अभी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए केपेबल नहीं बने हो। 5-6 दिन बाद तुमको समझ जाएगा। अच्छा, ये हर स्टैंडर्ड का ऐसा पेज रहेगा, स्टैंडर्ड के बाजू में कहना सी ई इज एग्जेम्प्ट, मतलब ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है यार। बट तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मिस स्टेटमेंट वर्ड ही ना पढ़ाऊं तो तुमको मैं ऑडिट का डेफिनेशन ही नहीं समझा सकता हूं। तो इसलिए जो रेलेवेंट है वो है, उन्होंने बोला नहीं है इसका मतलब ये नहीं सब छोड़ देना चाहिए, कुछ कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। उन्होंने स्टैंडर्ड को बना कर दिया, बट ये डेफिनेशन तुम्हारे मॉड्यूल में लिख दी। समझा क्या मेरा बात? मैं वही बोल रहा हूं, तुम उनके हिसाब से मत जाओ क्या क्या निकाल दिया है, तुम इस हिसाब से जाओ क्या क्या पढ़ना है। एक काम करो, कैन यू सी द डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट? स्पेंड 1 मिनट पढ़ के देखो क्या लिखता है। कितने लोगों को अभी भी बाउंसर गया? टेल मी ऑनेस्टली, रेज हैंड्स, इट्स ओके, अभी भी नहीं समझा डेफिनेशन। समझ गया सबको? फिर भी रिपीट करता हूं, मेरे को डर लग रहा है। तुमको डर लग रहा होगा कोई देख लेगा ऐसा। में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था ऐसे। देखो, डिफरेंस बिटवीन पहला सिनेरियो केस 1, अमाउंट जो आपने रिकॉर्ड कर दिए हैं या ट्रांजैक्शंस को जैसे क्लासिफाई कर दिया है या जैसे प्रेजेंट या डिस्क्लोज कर दिया है, कहां पर सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आपको डिफरेंस किस किस के बीच में निकालना है? इसके बीच में। दिस इज योर केस 1 and you have to compare this with this, sir, the way they are required in accordance with applicable FRF. This is your case 2। मतलब केस 2 बोलता है कैसे आपने अकाउंट करना चाहिए, कैसे आपने क्लासिफाई करना चाहिए, कैसे आपने प्रेजेंट डिस्क्लोज करना चाहिए, और केस 1 बोलता है कैसे किया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मेरे लिए क्या कहलाता है? मिस स्टेटमेंट कहलाता है। मतलब सर जो गलती है अकाउंटिंग में हो सकती है, मतलब आपने गलत अमाउंट को अकाउंट कर दिया है, समझ रहे हो, या अकाउंटिंग किया ही नहीं है, या आपने गलत तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, रेवेन्यू कैपिटल बताया मैंने आपको, समझ रहे हो मेरा बात। तीसरा, या आपने एज पर शेड्यूल 3 जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देना चाहिए वैसा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं दिया। अब मुझे बात बताओ, जब भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया होगा, हर एएस के लास्ट में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बताया होगा, होता है। शेड्यूल 3 भी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होता है, इंडेस भी होता है। वो हमें वापस से रीडिस्कस करना पड़ेगा ऑडिट के अंदर, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन सही से अगर नहीं किया है ये भी ऑडिटर ने चेक करना पड़ता है। किसको चेक करना पड़ता है? ऑडिटर। तो मतलब सिंपल बात है यार, जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं हुआ है उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट वर्ड अभी क्लियर है क्या? पक्का? नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट? यू अंडरस्टैंड मिस स्टेटमेंट? व्हाट इज मटीरियल मिस स्टेटमेंट? समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। कैसे डिफाइन करेगा सिग्निफिकेंट? हाँ, उनके लिए वो कितना सिग्निफिकेंट है। ओके, आर यू ट्राइंग टू से इट शुड बी सिग्निफिकेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी? यूजर्स, अच्छा अभी तो चेंज कर दिया आंसर, वर्ड मैनेजमेंट यूज किया था तूने। सिंपल है, हम किन के लिए एग्जिस्ट करते हैं? वी एग्जिस्ट फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल है यार, कोई भी गलती जो तेरे को लगता है तेरे यूजर को इंपैक्ट कर सकता है, तो तेरे लिए एज ऑडिटर वो क्या बन जाएगा? मटीरियल बन जाएगा या सिग्निफिकेंट बन जाएगा। अब एक काम करो, नोटबुक्स निकालो, लिखना तो पड़ेगा ना यार। गिव एन नेक्स्ट हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। डेफिनेशन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। लास्ट आपने क्या लिखा था नोटबुक्स के अंदर बेटा? स्टेप्स लिखे थे, नाइस। नेक्स्ट लिखो अभी, डेफिनेशन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले नंबर वन,
मिसस्टेटमेंट क्या होता है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, नंबर वन, डिफरेंस बिटवीन amounts recorded, difference between amounts recorded, comma, classification done, comma, presentation or disclosures made in the financial statements, presentation or disclosures made in the financial statements. So this is basically one part. आपने जो अमाउंट रिकॉर्ड किया है, आपने जो क्लासिफिकेशन किया है, आपने जो प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर किया है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इससे हम कंपेयर करने वाले हैं दूसरे स्टेटमेंट के साथ में। कंटिन्यू। एंड the requirement of applicable FRF, the requirement of applicable FRF towards amount, comma, classification, comma, presentation and disclosure. Same repeated basically words. पहले केस में क्या बोला, जो आपने अकाउंटिंग के हिसाब से अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है, जो आपने प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर दे दिया है, जैसा क्लासिफिकेशन कर दिया है, इसे कंपेयर करना है किसके साथ में, जैसा रिक्वायरमेंट है किसका, एप्लीकेबल एफआरएफ का, कि आपने ऐसे अकाउंटिंग करना चाहिए, ऐसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करना चाहिए, ऐसे क्लासिफिकेशन करना चाहिए। इन दोनों में अगर मुझे कोई डिफरेंस मिलता है, वो डिफरेंस क्या कहलाता है, मिस स्टेटमेंट कहलाता है। अब नीचे लिखो पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर ही, if in auditor's judgment, the misstatements can influence, if in auditor's judgment the misstatements can influence the decision of, users of financial statements, then he should consider such misstatements as material misstatements. Such misstatements as material misstatements. He should consider such misstatements as material misstatements. पढ़ो जरा क्या लिखा आपने दोनों पॉइंट्स एक बार। पहले में मिसस्टेटमेंट क्या होता है, दूसरे में कब ये मिसस्टेटमेंट आपके हिसाब से मटीरियल बन जाएगा। पढ़ा। सेकंड पॉइंट में एक चीज नोटिस किया क्या, स्टार्टिंग कैसे क्या सेंटेंस का, इफ इन ऑडिटर्स, मतलब सर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो एक्चुअली बता दे ये हुआ तो मटेरियल होगा। डू यू गेट माई पॉइंट। ये हमेशा किस पे डिपेंडेंट है, ऑडिटर के। अरे यार अगर वैसे पूछोगे ना, पूरा ऑडिट ही ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है, पूरा ऑडिट। बट सुनो, ये जजमेंट भी कहलाता है प्रोफेशनल जजमेंट। क्या कहलाता है, प्रोफेशनल जजमेंट। और वो प्रोफेशनल जजमेंट कैसे यूज करना है ये भी स्टैंडर्ड्स में बताया है। सो अप टू सम एक्सटेंट आपको गाइडेंस मिलेगा, बट एक कोई 100% शॉर्ट आंसर नहीं हो सकता है। हां, देयर कैन बी सिनेरियोज वेयर वन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट में अज्यूम, या उनको ऐसा कंक्लूजन आए शायद ये गलती है सर, पर मेरे को इतनी सिग्निफिकेंट नहीं लग रही है, और शायद किसी दूसरे इंसान को सेम सिचुएशन ज्यादा सिग्निफिकेंट लग सकती है। देखो नॉर्मली बहुत गैप नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा कि एक बोलेगा बिल्कुल ही गलत है और दूसरा बोलेगा नहीं नहीं सब बढ़िया है।
इतना गैप नहीं आएगा, बिकॉज उनको इवेल्युएट कैसे करना है इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं. सो अगर आप स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करोगे, यू विल कम टू सिमिलर कंक्लूजन, नॉट एग्जैक्ट कंक्लूजन, दैट इज पॉसिबल. मतलब सर ऑडिट प्योरली अगर आप मुझे पूछेंगे ओवरऑल एज ए प्रोसीजर जजमेंट पे डिपेंडेंट, पर वो जजमेंट आपको क्रिएट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए आप वर्ड्स देखो, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट. देखो वापस से क्या लिखा है, इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट, अगर मुझे लगता है कि जो मिसस्टेटमेंट्स मुझे मिला है इसका इंपैक्ट शायद मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आएगा. किस पे आएगा? पर अब एक बात सोचो, आई नो आपको पहले से यूजर्स मालूम था, बट कल जो हमने पढ़ा लॉजिकली हर एक वर्ड जो यूज होगा, आर यू एबल टू कनेक्ट कि सर यूजर्स कौन है? समझता है मेरे को, मैं किसके लिए एग्जिस्ट करता हूं? यूजर्स के लिए. क्यों हूं यूजर्स के लिए? ये भी बताया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? मैनेजमेंट बना रहा है. समझ रहे हो? इसीलिए एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन आपको आना पड़ता है, ताकि उनको आप इवेल्युएट करके एग्जामिन करके अपना रिपोर्ट दे सकते हो, ताकि यूजर्स उन रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल्स पे रिलाय कर पाएगा. क्या आपको थोड़ा डेफिनेशन समझ में आया क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट का? सर देखो जो लिखा है वो समझ गया, बट सर ये जो डिसीजन मेकिंग है ये अब मटेरियल है या नहीं है, फॉर दैट यू हैव टू वेट. आई गिव यू रीजन ऑल्सो. ये जो मटेरियल वर्ड है ना बेटा, इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं मटीरियलिटी. दैट स्टैंडर्ड इज SA 320. मतलब वहां तक जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे आपको बिल्ड करना पड़ेगा, बट बेसिक मीनिंग एटलीस्ट समझ में आ जाएगा. मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है सर, कब मिसस्टेटमेंट होता है ये समझ गया. मटीरियल थियोरेटिकली क्या है एटलीस्ट समझ में आ गया, किस पे डिपेंडेंट है ये क्लियर हो गया. इज दैट क्लियर टू यू नाउ? नीचे लिखो नोट, इसके नीचे एक और नोट. misstatements can arise from frauds or errors. Misstatements can arise from frauds or errors. ब्रैकेट्स में लिखो, for detailed understanding refer SA 240. For detailed understanding refer SA 240. सर काय को लिखा रहे हो? जब पढ़ोगे तो, जब तुम खुद पढ़ोगे ना, तो इसका मतलब ये है, ये पढ़ने के बाद तुमने इमीडिएटली 240 पे जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा फ्रॉड्स एरर्स का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा और जो आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो और लॉजिकल बनेगा. इसलिए लिखते जाने का जो बोलता हूं. अभी के लिए मटेरियल में स्टेटमेंट क्लियर है? डाउट है किसी को इसमें? पक्का? तो किसी को डाउट ही नहीं था तुमको यार, मेरे को तुम्हें डाउट होने लग गया. ठीक है आगे बढ़ते, फिर क्या है? पक्का आगे जाऊं? एक लास्ट चीज, देन वी स्टार्ट विद द रिपोर्टिंग पार्ट डायरेक्टली. ठीक है, थोड़ा डिस्कशन करते, जरूरी है ये. अब एक और वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट एविडेंस. क्या बोला मैंने? ऑडिट एविडेंस. एक बात बताओ, क्या पूरा ऑडिट, छोड़ दो, तुम मेरे को बोलो जब ऑडिट करते हैं तो क्या करते होंगे? तुमको क्या लगता है, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम्हारे हिसाब से ऑडिटिंग मतलब क्या है? क्वेश्चनिंग करते हैं? डू वी आस्क क्वेश्चंस टू पीपल इन ऑडिट? डू वी इंटरोगेट देम? इंटरोगेशन के लिए यस बोलते हो बेशर्मो. CID नहीं चल रहा है यार, मतलब इंटरोगेशन बोलते हो. हाउ डू वी परफॉर्म ऑडिट? डू वी आस्क क्वेश्चंस टू पीपल? डू वी गो टू क्लाइंट प्लेस, रैंडमली पिक एनीवन? अच्छा ईमेल लिखते हैं, कल आपसे 8 बजे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा? ना, आई एम आस्किंग यू हाउ इट शुड बी डन. क्या लगता है आपको? हाउ डू यू रियली परफॉर्म ऑडिटिंग? अच्छा क्वेश्चन पूछते कि नहीं पूछते? इंक्वायरी तो करते हैं? पक्का? ठीक. अच्छा मान लो आपने इंक्वायरी किया, फॉर एग्जाम्पल तुम कंपनी में परचेज मैनेजर से मिलने के लिए गए, उसको पूछा सर आपने बुक्स में ये 10 करोड़ के परचेजेस रिकॉर्ड किए हैं, क्या ये परचेजेस हुए हैं? वो आंसर हाँ ही बोलेगा. इज दिस एन ऑडिट एविडेंस? इज दिस एन ऑडिट एविडेंस? क्या बोला? भगवान, ऑल द बेस्ट. मैंने पूछा, तुमने परचेज मैनेजर से क्वेश्चंस पूछे, इज दैट एन ऑडिट एविडेंस? नहीं ऑडिट एविडेंस है. सर वो तो हाँ बोलेगा. तुम्हारे हिसाब से ऑडिट एविडेंस है क्या? है. सुनो, ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? एनी इंफॉर्मेशन
विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर। कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर ने ऑब्टेन की है, चाहे क्वेश्चंस पूछ के, या लेट्स से परचेज के लिए मैंने परचेज इनवॉइस चेक किया होगा। क्या चेक किया होगा? परचेज इनवॉइस, वो भी मेरे लिए ऑडिट एविडेंस है। अब परचेज किया तो मैंने पेमेंट किया होगा, पेमेंट के लिए लेट्स से मैंने बैंक स्टेटमेंट के अंदर एंट्री ट्रेस किया, क्या वो भी ऑडिट एविडेंस है क्या? हाँ। सो ऑडिट एविडेंस इज एनी इंफॉर्मेशन। तो सर मतलब आसान सिंपल काम है, पूछते जाओ, एविडेंस ऑब्टेन करते जाओ, खत्म कर दो। बट द बिगेस्ट चैलेंज इज कौन से ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर आपने कंक्लूजन तक आना चाहिए। दैट इज वाई दे ऑलवेज से ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सुनो मेरा बात, सफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी। एंड अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी। इसके ऊपर भी पूरा स्टैंडर्ड, डरो मत, पूरा 500 में पढ़ाऊंगा, पर अभी इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, बिकॉज आगे जो पढ़ने के लिए जाएंगे ये टर्म आने वाला है, तो थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। सफिशिएंट क्या बोलता है यहां पे? क्वांटिटी। एंड अप्रोप्रिएट बोलता है क्वालिटी। मतलब सर कितना चेकिंग करना चाहिए और एक ट्रांजैक्शन के लिए क्या चेक करना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। चलो एक काम करते हैं, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए आपने, एक कंपनी के बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस सुना है? लेट्स से एक कंपनी है XYZ, उनके पास कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2022 4 लाख है फॉर एग्जांपल, और कैश एट बैंक में ICICI बैंक जो है उनका, वहां पे लेट्स से 4 करोड़ है, HDFC में कुछ 20 है, ऐसा रैंडम, चलो 2-3 और अमाउंट है। ये तुमने तुम्हारे बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया है, कैश का बैलेंस और बैंक के आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। आपको इसको चेक करने गए, क्या सही तरीका होगा? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एविडेंस टू एक्चुअली चेक कि आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है या नहीं है? आसान क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल बेसिक, मतलब बीकॉम लेवल लिटरली। बैंक स्टेटमेंट देखना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, ओके। और कोई तरीका? अच्छा, कैश इन हैंड के लिए तो बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए ना, थैंक यू। जो आपके बैंक के आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट, और कोई? बैंक स्टेटमेंट, दैट्स इट। कैश बुक, अच्छा, क्या क्या क्या? तो बैंक के पास जाएगा, उसको बोलेगा इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये क्या, लिख के दे मेरे को ऐसा। आर यू ट्राइंग टू से ऑडिटर BRS बनाएगा? BRS कंपनी ने बनाना चाहिए, ऑडिटर ने बनाना चाहिए? कंपनी ने तो कंफर्म बनाना चाहिए, तो ऑडिटर वापस बना के क्या फायदा? तो उन्होंने बनाया, मैं मेरा अपने हिसाब से बनाएंगे, तो तेरे हिसाब से बनाएगा, फिर कंपेयर करेंगे ऐसा। ओहो हो नाइस, ठीक है। और कोई तरीका बैंक बैलेंस चेक करने का? यार पासबुक से चेक करोगे एंट्री हुई है कि नहीं हुई है? सुनो, बैंक स्टेटमेंट से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, अच्छा बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, क्लाइंट ने दिया आपको, रिलायबल हुआ नहीं तो फेक बैंक स्टेटमेंट हो सकता है ना, तो लॉग इन करवा के डाउनलोड कर सकते हो तुम्हारे सामने, पॉसिबल है कि नहीं है? है बिल्कुल, और ये अच्छा ऑडिट एविडेंस है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? फिर भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ा है। एंड एक बात सोचो, एक कंपनी में जितने भी मेजर ट्रांजैक्शंस हैं, थिंक अबाउट इट, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस will fall in the category of cash transactions. When I say cash, not literal cash. It can be literally through cash or through bank. But मैं डिफाइन कर रहा हूं कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम रहेंगे। मतलब आप परचेज करोगे, पेमेंट करना पड़ेगा, गुड्स अगर लेट्स से सेल करोगे, पैसा रिसीव होने वाला, आपको एक्सपेंसेस करोगे, पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस का फाइनल इंपैक्ट आपको बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस करने को मिल सकता है। और अगर कोई भी एंटिटी थोड़ा बहुत भी फ्रॉड करने का ट्राई करेगा,
तो मैनिपुलेशन बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू होना ही है. द बैलेंस should not tally, or if it tallies it should be artificially tallied. Are you understanding my point? So there are certain crucial areas जो एज ए ऑडिटर तुम्हारे लिए बहुत केयरफुल बन जाते हैं कि यार इस केस में मुझे डबल चेक करना है, आई वांट टू बी रियली श्योर. तो ऑडिट में एक कॉन्सेप्ट है, उस बच्चे ने सही बोला, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. क्या होता है? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. यहां पर ऑडिटर एक लेटर भेजता है बैंक को. ऑडिटर क्या करता है? लेटर भेजता है. किसको? बैंक को. लेट्स से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक 20 करोड़ आउटस्टैंडिंग है. कौन सा ब्रांच रहेगा बताएगा ना, वो कल्याण नगर का ब्रांच है फॉर एग्जांपल, वहां पे हमारा अकाउंट है. तो आप आइडियली क्लाइंट के बिहाफ पे एक लेटर बना के भेजोगे कि हम इस क्लाइंट के ऑडिटर हैं, एज ऑन 31 मार्च क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें वो कंफर्म करवाना है. आइडियली ये लेटर बनाना क्लाइंट ने चाहिए, और क्योंकि रिलेशनशिप बैंक के साथ किसका है? क्लाइंट का है ना यार. तो क्लाइंट जब लेटर लिखेगा और बोलेगा कि मेरे ऑडिटर को 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है ये तुम कंफर्म करो इंडिपेंडेंटली, मतलब वो लेटर जो आप भेजोगे ना, कंफर्मेशन लेटर, उसका रेस्पॉन्स ऑडिटर के पास डायरेक्टली आना चाहिए. किसके पास आना चाहिए? ऑडिटर के पास. इंडिपेंडेंटली आई शुड रिसीव दैट कंफर्मेशन. डोंट यू थिंक अगर मुझे एचडीएफसी बैंक का ब्रांच कंफर्म कर दे, हां इस कंपनी का 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 करोड़ 40,40,440 रुपए है, with a seal and a signature, you will become more comfortable. Can I say, यहां पर मैं इवैल्यूएट कर रहा था appropriateness of audit evidence, क्योंकि जब मुझे थर्ड पार्टी जिसके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो खुद कंफर्म कर रहा है, मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज गुड. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सडनली जो कंपनी का कैश एंड बैंक मैनेज करने वाला बंदा है, बीआरएस बनाने वाला बंदा है, उसको पूछा बैलेंस मैच परफेक्ट है क्या, वो बोलेगा हाँ सही है. ये भी ऑडिट एविडेंस है, बट ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जिसके बेसिस पे तू कंक्लूजन पे आ जाएगा. समझने का ट्राई करो, थोड़ा बेस क्रिएट कर रहे हैं अपन. मतलब हम ये सिनेरियो से ही समझेंगे कि कब ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट होता है और कब अप्रोप्रिएट नहीं होता है. थोड़ा बात समझ में आया क्या? सर एक बात बताओ, जैसे ये बैंक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ऐसा ही हमारे बुक्स में डेटर्स का भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स का भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, तो उनको भी लेटर भेजने का क्या? समझा क्या मेरे बात? जैसे बैलेंस विद बैंक का आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में डेटर्स क्रेडिटर्स की भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होते हैं. कैन यू सेंड कंफर्मेशन लेटर्स टू देम एज वेल? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? रादर बैंक के केस में अगर आपने लेटर भेजा, बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आर्टिकल है ना, आर्टिकल को बैंक के भेज दो सीधा. वो लेटर का प्रिंट आउट निकालो, पट्टा पहनना पड़ता है ऑब्वियसली, आइडेंटिफिकेशन, गो टू द ब्रांच, we are the auditor for XYZ, authorized letter. Can you please confirm the outstanding balance of this company as on 31st March? This is the letter, please sign, sir. Similarly, debtors, creditors, article. अच्छा बैंक के केस में होता है. हाँ आई हैव ऑल्सो गॉन. हाँ हाँ तभी तो पता चलता है ना कौन सा ब्रांच किधर है. एंड इट स्टार्टेड इन माई टाइम. 2008 के बाद में इस प्रोसीजर को बहुत सीरियसली ले लिया था सत्यम. समझ लो मेरा बात, इट वाज टेकन वेरी वेरी सीरियसली. रादर जब हमने व्हेन सत्यम हैपेंड, आई जॉइंड इन अगस्त, सत्यम हैपेंड समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर. एंड उस ईयर एंडिंग के जब हम ऑडिटिंग करना शुरू किए, जब हम क्लाइंट को मतलब बैंक को लेटर भेजते थे, वो कंफर्मेशन लेटर तुमको दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, इतना डेंजरस होता है, इतने सारे पेजेस का होता है, क्योंकि बैंक के साथ में बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं. अरे हमारा करंट अकाउंट रहेगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट रह सकता है, फिक्स डिपॉजिट्स रह सकते हैं, बैंक गारंटीज रह सकते हैं. अरे हाँ है ना, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स विद द सेम बैंक इज पॉसिबल. तो वो कंफर्मेशन लेटर में बहुत सारी चीजें होती है. मतलब वो ऐसा लेटर होता था कि पहले तो आर्टिकल को ट्रेनिंग देना पड़ता था, लेटर में है क्या, तेरे से अगर वहां पूछ लिया तो. समझ लो मेरा बात. देन यू टेक दैट लेटर एंड गो, देन दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर. देन यू टू टेल देम आई एम फ्रॉम दिस फर्म, वी आर द ऑडिटर फॉर दिस कंपनी. वो कंपनी के बंदे को कॉल करेगा, कंफर्म करेगा ये वही इंसान है क्या, तो तेरे को बुलाएगा. और ऑब्वियसली कंपनी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है उसके हिसाब से डिपेंडेंट है तेरे को ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा. मतलब ऑब्वियस बात है यार, अगर लॉजिकल चीज है ना, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30-40 खोका है तो बहुत जूस भी मिलेगा, कॉफी भी मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पेक्ट भी मिलेगा. वरना वो बोलेगा कल आना. दोनों चीजें पॉसिबल है. बट यस वी यूज्ड टू डू दैट, वेरी कॉमन प्रोसीजर. कैन यू अप्लाई द सेम प्रोसीजर फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो? उनके प्रीमाइसेस पे जाओ. And if let's say your customers and suppliers are out of India,
पासपोर्ट तैयार रखना। ऐसा नहीं होता। But yes, sir, for bank balances, we do visit branches. This is very, very common. But point क्या है? Point ये है, audit evidence inquiry से भी मिलता है, audit evidence letter भेजने से भी मिलता है, audit evidence physically visit करने से भी मिलता है। आपको ये बैलेंस ट्रैक करना पड़ता है कि कब एविडेंस मेरे लिए अप्रोप्रिएट है और कब अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब सर, सिर्फ ऑडिट एविडेंस अपने आप में वर्ड कंप्लीट नहीं है। दैट वर्ड शुड बी सपोर्टेड बाय टू अदर टर्म्स। वन इज इट शुड बी सफिशिएंट एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट। एटलीस्ट इस एग्जांपल से अप्रोप्रिएट समझ में आया क्या? सफिशिएंट विल बी कितना चेकिंग करना चाहिए। देखो वो चीज डिपेंडेंट है सैंपलिंग के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा हमको सैंपलिंग भी डिस्कशन करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एक काम कर सकते हो क्या, मेरे पास 4 ही बैंक अकाउंट्स हैं, चारों में बड़ा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कैन आई अप्लाई सैंपलिंग हियर? 4 ही बैंक अकाउंट्स है, चारों में आउटस्टैंडिंग बैलेंस बड़ा अमाउंट है, कैन आई अप्लाई सैंपलिंग? 4 में से कोई भी 2 चेक कर लेते हैं। यार यहां पे सैंपलिंग सूटेबल ही नहीं है। एक तो कैश एंड बैंक सबसे रिस्की एरिया, दूसरा टोटल 4 ही आइटम है, और एज आर्टिकल तो बेस्ट जिंदगी है यार। तुम बोलो ना ट्रैफिक बहुत था, एक ब्रांच जाने में बहुत टाइम लग गया मेरे को। स्पेंड 2 days, डोंट डू सच थिंग्स, बट या वी ऑल्सो डिड, इट्स फाइन। पॉइंट इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इन सिनेरियोज में सैंपलिंग, तो सैंपलिंग कब सूटेबल है कब सूटेबल नहीं है वो भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सर कंक्लूजन, ऑडिट एविडेंस, but it should be sufficient as well as appropriate. Appropriate is referring to the quality and sufficient is referring to the quantity. At least कुछ example समझ में आए। पक्का? Do you understand what is audit evidence now? पक्का? नोटबुक्स निकालिए, give an next heading. अब थोड़ा टाइम पास इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। नाउ एक्सट्रीमली सीरियस, पानी वानी पी लो चाहिए तो। We're going to start with the reporting part. हम स्टैंडर्ड से शुरुआत करते हैं अभी। नोटबुक्स गिव एन नेक्स्ट हेडिंग। ऑडिट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले एक बात बता दो, कल जो पढ़ाया था उसके हिसाब से एक चीज समझ में आई थी क्या? रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब थोड़ा सीरियस हो जाना बेटा, मतलब अभी तक भी सीरियस ही था मैं तो, बट नाउ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड, थोड़ा और केयरफुली, ठीक है? ऑडिट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओपिनियन। कल याद बताया था वर्ड ओपिनियन। हम पूरे ऑडिट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ही एक था यार, क्या? To express our opinion. Opinion on financial statements. Opinion on finance. तो सर, how many types of opinion do we have? बीकॉम में पढ़ा है क्या किसी ने? है बीकॉम में ऑडिट भी आता है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, पुणे यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट ईयर में हो अभी? अच्छा लगा सुन के। अच्छा कभी सुना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन? 4 टाइप, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड। अरे सुनने दो यार, तुमको तो पता भी नहीं है, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू टॉक। हाँ, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, एक और है सर कुछ, तो 3 तो बताया मैंने। एनीवन एल्स? 3। कॉन्फिडेंस से 3 बोलता है, फिर बोलता है पहला मॉडिफाइड, दूसरा, तीसरा मेरे को मालूम नहीं है। अरे तो 2 ही बोलना फिर यार। एनीवन एल्स? एक ने 4 बोला, एक ने 3 बोला, आपको 2 भी बोल दो, एक ही होता तो बात ही खत्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपिनियन एंड लॉट ऑफ पीपल फील that there are 4 types, but there are actually only 2 types as per standards. Notebooks, number 1, types of audit opinion. Types of audit opinion.
ऑनलाइन भी बच्चों ने 4 ही बोले और 3 बोले, तुम्हारा सोर्स कॉमन है। डिवाइड इन 2 पार्ट्स, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। आंसर मैच हो रहा है मतलब इसलिए। टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, मॉडिफाइड एंड दूसरा अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड एंड दूसरा पार्ट अनमॉडिफाइड। ये जो अनमॉडिफाइड वर्ड है ना बेटा, इसके नीचे लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन। अंडर अनमॉडिफाइड ड्रॉप डाउन एरो बना के लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। वापस से बोलता हूं, अनमॉडिफाइड के नीचे लिखना है। कितने लोगों ने ये मॉडिफाइड के नीचे लिखा है? 1 2 3 4। क्या इसलिए बोला था पानी पी के जगह रहो, यूजलेस फेलोस। मेरे पास तो पनिशमेंट देने का भी टाइम नहीं है। डिवाइड इन 2 पार्ट्स, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। वापस से बोल रहा हूं, अनमॉडिफाइड के अंदर यूजलेस फेलोस, अंडर अनमॉडिफाइड राइट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ढंग से, अंडर अनमॉडिफाइड इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं यार, थोड़ी देर में तो मैं ही सो जाऊंगा यार, समझो मेरा, इतना स्लो। समझो, पेशेंस नहीं है इसमें, तो गलती मत करो यार। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन और अनक्वालिफाइड। अब अंडर मॉडिफाइड राइट डाउन नंबर ए, अंडर मॉडिफाइड राइट डाउन नंबर ए, क्वालिफाइड ओपिनियन। नंबर बी, एडवर्स। एंड नंबर सी, डिस्क्लेमर। मतलब सोचो, सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है, फिर भी तुम्हारा ये हालत। अगर मतलब ये नहीं होता तो पता नहीं तुम क्या ही करते थे। ठीक है, लेट्स स्पेंड सम टाइम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड व्हाट इज दिस मॉडिफाइड ओपिनियन। एक काम करते हैं, लेट मी शो यू अ सैंपल ऑडिट रिपोर्ट, थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो, आने वाले अभी एटलीस्ट नेक्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 to 4 लेक्चर्स ऑडिट रिपोर्ट्स का बहुत रेफरेंस आएगा। धीरे धीरे समझने का ट्राई करना, एंड आफ्टर एवरी लेक्चर स्लोली स्लोली आपका अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होते जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कल मटेरियल में स्टेटमेंट लिखा था, समझ में आ जाए, समझ रहे हो मेरा बात? थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज सी मैं इमीडिएटली स्टेटमेंट लिखा, इमीडिएटली मैं गूगल नहीं है, ये आंसर है, ले ले, तो टाइम लगेगा, समझ रहे हो? इसीलिए इधर भी मैं तुमको पहले वार्निंग दे रहा हूं, रोने का नहीं, और दिमाग में ऐसा मेरे को नहीं है, रोने का नहीं, टाइम स्पेंड अपने आप समझेगा धीरे धीरे। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है तकलीफ होने वाला है। ठीक है, एक सैंपल रिपोर्ट दिखा रहा हूं। बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। सो वी हैव नाउ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट एंड अ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। समझ रहे हो मेरा बात? एंड रिवाइज्ड एप्लीकेबल होके 2 साल हो चुका है, हो गया है, समझ रहे हो? मतलब सर हमने पढ़ना ही नहीं चाहिए, बात खत्म। वी शुड स्टार्ट विद द रिवाइज फॉर्मेट। नहीं, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। आई डोंट केयर, कोई ऑप्शन नहीं है, समझ लो। फिर हम रिवाइज पे जाएंगे, है उसके पीछे भी लॉजिक, समझ जाएगा। तो आपको पहले एकदम सिंपल ओल्ड फॉर्मेट दिखा रहा हूं, आराम से देखो, समझो धीरे धीरे। फिर आपको धीरे धीरे रिपोर्ट देखने के बाद में मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड क्या समझ में आएगा। चलो, लेट्स सी रिपोर्ट। मॉड्यूल 1, अच्छा, अपने फर्स्ट मॉड्यूल के पीछे ना बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट्स है, ऐसे 30-35 पेज ऐसे ही वेस्ट है। ऐसा मॉड्यूल के अंदर लास्ट सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स ही बहुत सारे हैं, समझ रहे हो? फर्स्ट स्पाइसजेट से शुरुआत करते हैं। 2015 का रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है? 2015 का। ढंग से देखना सर। सबसे पहला देखो, हेडिंग क्या है? क्या बोला है?
इंडिपेंडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इंडिपेंडेंट वर्ड रेफर कर रहा है कि ये कौन सा रिपोर्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर का रिपोर्ट है। कौन सा ऑडिटर का रिपोर्ट है? एक्सटर्नल ऑडिटर का रिपोर्ट है। मतलब सर ये इंटरनल ऑडिटर है या किसी और ऑडिटर का रिपोर्ट नहीं है। द वर्ड इंडिपेंडेंट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये चीज? सर अच्छा, इस रिपोर्ट में थोड़ा ओपिनियन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? ओपिनियन। चलो पढ़ो मेरे साथ क्या बोलता है। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। सर ये लाइन का मतलब क्या है यार? कल भी था ये। सुनो, मैं आगे जो ओपिनियन दे रहा हूं ना, उसके पहले एक स्टेटमेंट इंक्लूड किया है जो रिवाइज फॉर्मेट हर रिपोर्ट में ऐसा आता है। इन आवर ओपिनियन मतलब हमारे ओपिनियन के हिसाब से, विच इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। मतलब सुनो, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अब जब मैं एज ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाएगा, मैं इंक्वायरी करेगा, एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, पर ये मेजॉरिटी एविडेंसेस मुझे कौन देने वाला है? कंपनी का मैनेजमेंट देने वाला है, उनके एम्प्लॉइज देने वाले। हां, जहां जहां पॉसिबल होगा, जैसे हमने बैंक को लेटर भेज दिया, जहां पॉसिबल होगा हम दूसरे तरीके ढूंढेंगे, बट मेजॉरिटी काम जो है वो तो यार, मेजॉरिटी एविडेंस या इंफॉर्मेशन किससे मिलने वाला है? मैनेजमेंट से मिलने वाला है। तो मैं पहले क्लियरली बोल रहा हूं, मेरे ओपिनियन में जो कि बेस्ड है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो मुझे दिया गया है उसके बेसिस पे। मतलब अगर जानबूझ के कंपनी का कोई एम्प्लॉय या मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन इंचार्ज डज नॉट प्रोवाइड मी अ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड्स मी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। समझ में आ रहा है क्या? सर मतलब ऐसा लग रहा है, याद करो वर्ड ट्रू एंड फेयर। मैं ट्रू एंड करेक्ट पे नहीं जा रहा हूं, और मैं आपको वापस बताने का ट्राई करूंगा आज भी कि वो ट्रू एंड फेयर समझने के लिए टाइम लगेगा आपको। मैं यहां पर क्लियरली अपने आप के डिफेंस के लिए बोल रहा हूं कि हां मैं अच्छे से ऑडिट करूंगा, पर ऑडिट में भी ध्यान रखना ओपिनियन किस पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ जो हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन दिया है एंड एक्सप्लेनेशन दिया है। चलो ठीक है, ये लाइन साइड में करो, अब काम की बात करते हैं। सर हमारे हिसाब से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाय द एक्ट। कौन सा एक्ट है ये? कंपनीज एक्ट। अरे हाँ है ना, जैसा इंफॉर्मेशन देना चाहिए वैसा देता है, एंड इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब सर हमें लगता है जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे ओपिनियन में क्या दे रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। मतलब हमारे हिसाब से इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैसे ही बनाया है जैसा बनाना चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। कैसा बनाना चाहिए? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ इंडिया में क्या? इंडियन गैप है। तो देखो क्या बोलता है सर, दैट मीन्स दे आर इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। मतलब सर ऐसा लग रहा है इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट करके कोई भी मिस स्टेटमेंट्स नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? याद आज अभी पढ़ा है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट होता मतलब क्या? जैसा होना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ वैसा नहीं हुआ है। अरे हाँ है ना, तो बोलते ना वो कि गलती है, ट्रू एंड फेयर नहीं है। दे वुड हैव सेड दैट देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, पर उन्होंने क्या बोला? इट इज ट्रू एंड फेयर। मतलब हमारे हिसाब से कुछ मेजर मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। थोड़ा समझ में आया क्या? ऐसा लग रहा है क्या सर ये एक तरीके से क्लीन रिपोर्ट है? एक तरीके से क्या है? क्लीन रिपोर्ट है। यस और नो? एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, जल्दी कंक्लूजन पे बताओ, टाइम स्पेंड करो आराम से। ईयर कौन सा रिपोर्ट है? कंफर्म है? इधर आओ सर, कौन सा ओपिनियन दिख रहा है? सर उधर वापस दिखाऊंगा, क्या लिखा हुआ था? क्वालिफाइड नहीं लिखा था, सिर्फ क्या वर्ड था? ओपिनियन। द ओनली वर्ड वाज ओपिनियन। सर यहां पर उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? क्वालिफाइड। मतलब कुछ तो अलग रहेगा। सी वापस कंक्लूजन पे नहीं आने का है, बट डिफरेंस है ही तो समझ में आया। अब डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई किया? हेडिंग से अंदर का कंटेंट भी देखते हैं। देखो सर, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट, कैन यू सी ए वर्ड? मतलब कुछ चीजों को अगर मैं छोड़ दूं, यहां पे बोलेगा एक्सेप्ट फॉर सम मैटर्स एवरीथिंग एल्स इज ट्रू एंड फेयर। इसमें और लास्ट रिपोर्ट में डिफरेंस है?
लास्ट वाले में वर्ड एक्सेप्ट नहीं था, क्लियरली क्या बोला, इट इज ट्रू एंड फेयर। यहां बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर विच इज डिस्क्राइब्ड वेयर सर, एक पैराग्राफ है कौन सा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, वहां पर कोई मैटर दिया है, उस मैटर को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब कुछ क्या है, ट्रू एंड फेयर है। इसमें और उस रिपोर्ट में डिफरेंस है क्या, मतलब देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन, बेयर मिनिमम ये तो अग्री कर लो, क्लियर है, पक्का। सर एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा जाते हैं ना इस कौन कोई मैटर क्या है ये, लेट्स रीड दिस, कैन यू सी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, हमने क्वालिफाइड क्यों दिया, उसका बेसिस क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं, देखो कुछ तो नोट्स टू अकाउंट्स में रेफरेंस दिया है, नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 74.71 मिलियन, आगे पढ़ो, इतने पढ़ो, they have not made a provision of amounting 74 million। अगर ऑडिटर को लगता है, ढंग से सुनना, कि इस अमाउंट का प्रोविजन बनना चाहिए था पर कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया, किसका प्रोविजन है, भाड़ में जाए, डोंट गेट इनटू अकाउंटिंग राइट नाउ, अंडरस्टैंड, मैं यही बोल रहा हूं, मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तुम वापस कौन से भूल जाओगे, मेरे को स्टिक करना है ओपिनियन के ऊपर। इन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था, और सर अमाउंट इन्वॉल्व 74 मिलियन, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्या, थोड़ा तो, डू यू एग्री विथ मी सर, मतलब इट साउंड्स सिग्निफिकेंट, अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑडिटर्स जजमेंट, वो छोड़ दो, बट इट साउंड्स सिग्निफिकेंट, मतलब इट साउंड्स अ मिसस्टेटमेंट विच इज मटीरियल इन नेचर। मुझे बताओ प्रोविजन बनाना चाहिए ऐसा इंडियन गैप बोलता है क्या, हाँ जो भी रिस्पेक्टिव पर्पस के लिए रहेगा, जो भी रिस्पेक्टिव पर्पस, लेट्स नॉट गेट दैट, प्रोविजन बनाना चाहिए, मान लो ऐसा एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है, उन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया, इज दैट अ मिसस्टेटमेंट, यस, और ऑडिटर ने इसको क्लासिफाई किया है एज अ विच मिसस्टेटमेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्या क्लासिफाई किया है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब सर इसने अपना ओपिनियन बदल दिया, इसने अपना ओपिनियन क्या कर दिया, बदल दिया, मतलब सर सुनो, अगर ऑडिटर को कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल जाए, क्या मिल जाए, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन तो नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्लीन ओपिनियन तो नहीं देना चाहिए। क्लीन ओपिनियन क्या बोलता है, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, बट आई बिलीव देयर इज अ सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट, सो आई कैन नॉट से एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। हां मैं बोल सकता हूं ये दो तीन गलती छोड़ दो बाकी सब ट्रू एंड फेयर है, ऐसा बोल सकता हूं। आई शोड यू एन एग्जांपल, एक्सेप्ट करके लिखा है उसने, खुद देखो, और साइन किया है, ऑडिट फर्म का नाम है ईवाई, मतलब गलत तो नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, सेम कंपनी के दो रिपोर्ट दिखाए 2 साल के, सर अभी कंक्लूजन पे आओ, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, जो आपका स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट है ना, एवरीवन आई वांट योर अटेंशन, जो आपका स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, पढ़ाने वाला हूं आगे, वो बनाया है क्लीन ओपिनियन के लिए, किसके लिए बनाया है, क्लीन ओपिनियन के लिए, वो बनाया है क्लीन ओपिनियन के लिए। मतलब जब आपको मेजॉरिटी केसेस में कंपनी का ऑडिट करते हुए कुछ मटेरियल स्टेटमेंट्स नहीं मिले फॉर एग्जांपल, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे, क्लीन ओपिनियन दोगे। आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ऐसा कैसा यूज करोगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ऐसा कैसा यूज करोगे, मतलब आप उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं लेके आओगे, क्या नहीं लेके आओगे, मॉडिफिकेशन नहीं लेके आओगे। इसीलिए क्लीन रिपोर्ट को और बोलते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड। नोटबुक में जाओ जरा, नोटबुक में जाओ, चेक करो, आपने 2 बार बनाई थी क्या, एक क्या बनाया मॉडिफाइड, दूसरा क्या बनाया अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड के नीचे क्या लिखा आपने, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन, लिखा कि नहीं लिखा। सर एक वर्ड और है, कौन सा वर्ड है, अनक्वालिफाइड। सर एक बात बताओ, क्वालिफिकेशन इज ए पॉजिटिव वर्ड, आपने जितने ज्यादा क्वालिफिकेशन उतना अच्छा इंसान, सुना होगा आपने ऐसा, राइट, इन जनरल। चलो तुम नहीं मानते, फिर भी क्वालिफिकेशन पॉजिटिव वर्ड तो है दुनिया के लिए, ऑडिट में नेगेटिव है। ऑडिट में मैंने इसे क्वालिफिकेशन, आई एम रेफरिंग टू मिसस्टेटमेंट्स। देखो ना इसने कौन सा ओपिनियन दिया, दिख रहा है क्या, क्वालिफाइड, दिख रहा है क्या वर्ड क्वालिफाइड, मतलब ऑडिट में क्वालिफिकेशन इज ए नेगेटिव वर्ड,
क्वालिफिकेशन इज अ नेगेटिव वर्ड. दैट मीन्स इफ यू से इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मुझे कुछ क्वालिफाई करना है, मतलब आई बिलीव एवरीथिंग एल्स इज ट्रू एंड फेयर, बट देर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है ठीक नहीं है, मुझे लगता है वो गलत है, तो क्वालिफिकेशन इन ऑडिट इज अ नेगेटिव वर्ड. मतलब सर अगर मुझे बोलना है क्लीन रिपोर्ट है, तो क्या मैं उसको अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बोल सकता हूं? क्यों बोलूंगा अनमॉडिफाइड? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा कैसा यूज करूंगा, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा दिखता था, ऐसा बताया ना अभी आपको. ये देखो ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट, बताऊंगा, डोंट वरी, पूरा फॉर्मेट बताना आगे नेक्स्ट. बट अभी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा का ऐसा यूज करूंगा, विच इज योर क्लीन. देखो वर्ड क्लीन लिखा नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है? ओपिनियन. क्योंकि नॉर्मली ओपिनियन मतलब क्लीन ओपिनियन ही होता है. क्लियर है क्या? Why do you call this as a clean opinion? Why unmodified and why unqualified? Why unqualified? Because there is no qualification. तीनों टर्म्स क्लियर है क्या? पक्का? कोई डाउट नहीं है किसी को? सर फिर ये मॉडिफाइड क्या है? मॉडिफाइड मतलब जब आपको रिपोर्ट में कुछ चेंजेस लाने हैं, मतलब आपको कुछ गलतियां मिली है, यू वांट टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट. देखो ना यार, ये आप एक काम करो, चेक करो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए चेक करो. इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट बनाया मेंबर्स के लिए, हेडिंग देखो, इट इज द रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर कुछ तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, कुछ तो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, और बाद में क्या आया सीधा? अरे आया कि नहीं ओपिनियन? इधर हो जाए दूसरे फॉर्मेट में इमीडिएटली. इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर्स, रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देखो डायरेक्टली क्या आ गया, कुछ तो नया पैराग्राफ आ गया. मतलब यू आर मेकिंग चेंजेस टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यू आर नॉट यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज इट इज. यस और नो? दैट इज वाई इट इज अ मॉडिफाइड रिपोर्ट एंड दैट इज अ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. सर मॉडिफाइड में भी बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत मतलब 3. कौन कौन से लिखे देखो आपने? एक है क्वालिफाइड, एक होता है एडवर्स, और एक होता है डिस्क्लेमर. अब एक काम करो, नोटबुक में जाओ, जहां पर आपने लिखा है ना हेडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, जहां पे आपने लिखा ना बेटा ये मॉडिफाइड ओपिनियन, और बाजू में लिखो रेफर SA705. मॉडिफाइड वर्ड के बाजू में लिख दो रेफर SA705. रेफर SA705. देखो आज ही बताया था 700 सीरीज पूरा रिपोर्टिंग के ऊपर है, समझ रहे हो मेरा बात? और देखो एक एक स्टैंडर्ड पे इतना टाइम डिवोट करेंगे कि एक पॉइंट के बाद तेरे को याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. तेरे को अपने आप ही मालूम है मॉडिफिकेशन मतलब ये 705 में जाने वाला है, क्योंकि मैं इतना बात करूंगा, समझ जाएगा तेरे को. क्लियर है? अभी के लिए टाइप्स, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड. सर आपने मॉडिफाइड के टाइप समझाए नहीं है अभी तक, यू हैव नॉट एक्सप्लेन दीज 3. That is why, because we will discuss them in detail under SA 705. Now, do you understand why some people feel there are 4 types of audit opinion? They think this is 1, that is 1, 2, 3 and 4. बहुत सारे लोग ऐसा इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं. मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि ठीक है, गलत पर्सपेक्टिव मत देखो, बट एज पर स्टैंडर्ड देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ओपिनियन. एग्जाम में आया तो 2 ही लिखना है, कौन कौन सा? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड. कोई डाउट है क्या इसमें? अब हम आगे बढ़े, नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग. अब हम पहला स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं. ये सिर्फ आपको ऑडिट रिपोर्ट के लिए एक ओवरव्यू दिया था. नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंडर्ड, SA700. SA700. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, अभी तक मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स, ऑडिट का डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंटली मटेरियल में स्टेटमेंट वर्ड समझाया है. ऑडिट एविडेंस होता है एंड उसके साथ में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट समझाया है. ऑडिट ओपिनियन 2 टाइप का होता है ये समझाया है. एंड 200 से लेके 700 तक सीरीज है, उसमें हम शुरू कर रहे हैं 700 सीरीज. इतना अगर आपको एटलीस्ट क्लियर है
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। अंडर एस 700 राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। Elements of audit report. Number 1, elements of audit report. Elements or contents of audit report. Elements or contents of audit report. Elements or contents of audit report. अच्छा सीरियसली बोलो, क्या हो गया? 700 सीरीज ऐसे 700, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1। तू तेरा ध्यान रखना है यार, क्यों टेंशन ले रहा है उसको? वो पूछ रहा था, फिर ठीक है। एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ओल्ड फॉर्मेट सही में पढ़ना है या डायरेक्टली रिवाइज शुरू करें? देखो रिवाइज ही एप्लीकेबल है। प्राइवेट एंटिटीज में अभी भी ओल्ड फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, बट बिगर एंटिटीज लिस्टेड एंड ऑल यू विल ऑलवेज सी द रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट देखो एक फायदा है, मैं ऑनेस्टली तुमको पूछ रहा हूं, इस बार पहले बार मैं बैच में कंसीडर कर रहा हूं, नहीं पढ़ाएंगे ऐसा सोच रहा हूं, अभी तक तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे सुन लो यार, एक मिनट कंप्लीट करने दो। यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन विदाउट राइट इंफॉर्मेशन। तो मैं बोल रहा हूं रिवाइज डायरेक्टली समझ सकता है, बट ओल्ड से अगर रिवाइज पे गए तो आपको सारे चेंजेस समझ में आएंगे, एंड वो चेंजेस क्यों हुए उसका थोड़ा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। एंड गलती से मान लो आप आर्टिकलशिप में काम कर रहे हो, अरे मान लो ना यार, अरे आगे का सेंटेंस इंपॉर्टेंट है यार, तुम यहीं पे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। यू वर्किंग, तुम काम कर रहे हो आर्टिकलशिप में, और तुमको लेट्स से एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दिया, उसको एक बार कंपेयर करके चेक करने के लिए कुछ गलती तो नहीं हो गया। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मेट जो अपन पिक करते हैं ओल्ड फॉर्मेट में तो पिक हो सकता है, समझ रहे हो मेरा बात? कुछ चेंजेस किए होंगे बट वो कंप्लीट नहीं रहेंगे, अब वो आइडेंटिफाई तो कर पाओगे ना। सडनली अगर पुराना वाला रिपोर्ट दिया, तुमको पड़ा नया पूरा से, समझ रहे हो, तो तुम बोलोगे ये रिपोर्ट इंडिया का है ही नहीं मतलब लिटरली इतना चेंजेस है कि तुमको लगेगा ये तो इंडिया का रिपोर्ट ही नहीं है, पक्का तुमको ऐसा लगेगा। और या तो तुम बोलोगे ये ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है, वो भी बोल सकते हो। ओल्ड पढ़ेंगे ठीक है, बट शॉर्टकट में चलेंगे, मतलब फटाफट, आई विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। तो आपने जो कंटेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिखा है ब्रैकेट्स में लिखो ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पता चले मैंने तुमको बोला और तुम यही एग्जाम में लिख के आ गए, तो ब्रैकेट्स में लिखो इसलिए ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। तो हम अभी ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट के कंटेंट्स या एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ सैंपल ऑडिट रिपोर्ट एंड डिस्कस शुरू करते हैं। चलो, तुमने स्पाइसजेट का रिपोर्ट देख ही लिया है, तो वही शुरू कर देते हैं, इजी रहेगा तुम्हारे लिए समझना। सबसे पहले जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम, व्हाट इज द मेन टाइटल? टाइटल क्या है? तो सर सबसे पहला कंटेंट है, टाइटल आएगा नंबर 1, राइट डाउन, लिखते जाओ फटाफट, तो डिस्कस करेंगे, समझेंगे और लिखते जाएंगे। अंडर कंटेंट नंबर 1 टाइटल, अंडर कंटेंट नंबर 1 टाइटल, डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। It includes reference, it includes reference of, डबल कोट्स में मेंशन करो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। It includes reference of independent auditors report। मतलब आपका टाइटल हमेशा, चाहे वो ओल्ड फॉर्मेट है न्यू है, आगे समझ में आएगा, हमेशा क्या रहने वाला है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट रहने वाला है। नेक्स्ट, टाइटल के बाद आगे क्या है? कैन यू सी? टू द मेंबर, मतलब ये रिपोर्ट किसके लिए बनाया है? दिस रिपोर्ट इज एड्रेस्ड फॉर हुम। समझ लो मेरा बात? देखो जरूरी नहीं है हमेशा मेंबर्स आएगा। आई गिव यू एन एग्जांपल, हो सकता है, ट्राई करना, एक पेरेंट कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी इंडिया का है, पेरेंट कंपनी यूएस का है। अब जब पेरेंट कंपनी यूएस में अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो सब्सिडरी को बोलेगा ना तुम्हारे नंबर्स हमको इधर मर्ज करने हैं, अरे हाँ या ना? बट जो सब्सिडरी इंडिया की है उसने एज पर इंडियन गैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा, अरे हाँ या ना? वो ऐसा डायरेक्टली जाके ऐड कर दो, ऐसा कर सकते क्या?
अरे इंडियन गैप अलग है, यूएस गैप अलग है। तो वो जो इंडिया की सब्सिडरी है उसको अपने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, वन एज पर इंडियन गैप, वन एज पर यूएस गैप। यूएस गैप वाला किसके लिए? पेरेंट कंपनी के लिए। समझ रहे हो मेरा बात? तो हो सकता है वो जो यूएस गैप वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट करने के लिए तुमको हायर किया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर। हो सकता है ना यार। तब तुम वो रिपोर्ट बना के जो दोगे वो मेंबर्स को थोड़ी दे रहे हो, तब वो रिपोर्ट तुम किसको दोगे? पेरेंट कंपनी के डायरेक्टर्स को दे रहे हो, क्योंकि ये रिपोर्ट अल्टीमेटली फाइनेंशियल्स के साथ में किसके पास जाएगा? पेरेंट कंपनी के पास जाएगा। वो फिर तुम्हारे नंबर्स को अपने नंबर साथ में मर्ज करेगा, फिर उनका ऑडिटर ऑडिट भी करेगा। बहुत ज्यादा हो गया अभी। बॉटम लाइन, हमेशा मेंबर्स के लिए बने जरूरी नहीं है। इट कैन बी addressed टू मैनेजमेंट, और देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज TCWG, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। सुना क्या वर्ड? है एक वर्ड मैनेजमेंट, दूसरा वर्ड क्या है? TCWG, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। डिफरेंस बताता हूं, 2 मिनट के लिए सुनने का ट्राई करना। ऐसा इजी वाला आंसर दूं जो 1 मिनट में समझ में आ जाए। ऑडिट कमेटी। अरे ऑडिट कमेटी मालूम है क्या होता है? फाउंडेशन में नहीं हुए यार। सेक्शन 177 और तुमको लॉ में पढ़ा है, सेक्शन 139 में आया है। ऑडिट कमेटी रेकमेंड करता है, कुछ ऐसा सुना होगा, याद आ रहा है क्या? कुछ तो सुना होगा। एंड ऑडिट कमेटी इज डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थोड़ा सुना होगा, थोड़ा पक्का। तो डिफरेंस बता दो फिर। मैं बोल रहा हूं TCWG इज ऑडिट कमेटी एंड मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट। नाउ टेल मी द डिफरेंस। सुनो, बहुत मजा आएगा। कंपनी दैट स्टार्ट होने का तो तुम वेट करो बस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव 10 डायरेक्टर्स। आउट ऑफ दीज 10, आप लोगों को मालूम है, बस तुमको रेफरेंस पता होना चाहिए। आउट ऑफ दीज 10 देयर कैन बी 2 or 3 डायरेक्टर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस। दे आर माई होल टाइम डायरेक्टर्स, जो लोग उस बिजनेस को रन करते हैं। कंपनी का CEO, CFO, CO, यस और नो, दे आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट। इसमें भी डायरेक्टर्स आते हैं, बट सिर्फ बोर्ड के वो डायरेक्टर्स जो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड ये बोर्ड में जो बचे हुए लोग हैं ना, इनमें से कुछ लोग, सो आउट ऑफ 10, लेट्स से इफ आई पिक 3, 7 people left, some of them will be my independent directors, will be my independent, who are not participating in my day to day business. समझ लो मेरा बात? So can I say these people will be more unbiased? क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट। अरे हाँ या ना? तो एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है ऑडिट कमेटी का जो सेक्शन 177 में दिया है कि आप अपने डायरेक्टर्स में से ही कुछ लोगों को लेकर के कमिटी बनाओ, जो कमिटी मैनेजमेंट के काम को भी चेक करेगा, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के अंदर भी हेल्प करेगा, एंड ऑडिटर भी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक करेगा। अरे समझा क्या मेरा मतलब? ऑडिट कमेटी में भी डायरेक्टर्स ही आते हैं बेटा, बोर्ड के ही कुछ लोग हैं, बट दे आर मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सेक्शन 177 मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्यों इंडिपेंडेंट होने चाहिए? ताकि मैनेजमेंट ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो सुपरवाइज हो पाएगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अनबायस तरीके से हो पाएगा, ऑडिटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये क्वेश्चनिंग करने का पावर भी ऑडिट कमेटी के पास में है। समझ में आएगा मेरा बात? तो यहां पर कैन आई से ऑडिट कमिटी इंक्लूड्स सम पीपल हु आर गिवन पावर ऑफ गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस? सुना है क्या वर्ड? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब एक कंपनी के लिए जो जो कंप्लायंसेस हैं वो होने चाहिए, कंपनी को सही तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। तो ये गवर्नेंस इंश्योर करने का पावर किसके पास में आ गया? TCWG। TCWG का फुल फॉर्म देखो क्या है? दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस। चार्ज मतलब कहां से आएगा? सेक्शन 177। लॉ हैज गिवन देम पावर
that you have to fulfill these powers and responsibilities. मतलब इनडायरेक्टली टीसीडब्ल्यूजी में हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से मेजॉरिटी, जो लोग मैनेजमेंट को भी ओवरव्यू रखेंगे, उनका काम चेक करते रहेंगे, एंड ऑडिटर का काम भी इवैल्यूएट करने के साथ साथ में उनका अच्छा अपॉइंटमेंट होने के लिए इंश्योर करेंगे. कैन आई से मैनेजमेंट, this will be your TCWG. Here TCWG is a reference to your audit committee. बात समझ में आया? पक्का? This I will discuss in more detail when I get to 177. Don't worry. अभी के लिए ये क्यों आया मैं यहां पे, दिख रहा है क्या? टू द मेंबर्स. तो मेंबर्स की जगह मैनेजमेंट भी आ सकता है, टीसीडब्ल्यूजी भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. मेजॉरिटी लिस्टेड कंपनीज क्या मिलेगा आपको? टू द मेंबर्स. नोटबुक पॉइंट नंबर 2. मैं आपको कंटिन्यूसली लिखाते जाऊंगा क्योंकि आप में से कुछ लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है. समझ लो मेरा. और यहां से हालांकि ये लाइट है मेरे सामने, मेरे को सब दिख रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है ना? डोंट थिंक अच्छा मैं परफेक्ट लाइट के पीछे बैठा है, कोई चांस ही नहीं समझने का. अब अगर तुम थोड़ा सा बोलना शुरू किया ना, मैंने धीरे धीरे ऐसा करते हो, मैं तुम्हारे बाजू वाले को भी नहीं पता तुम सो रहे हो, मालूम है क्या? मैं एक बात बोल रहा हूं, सब सहन कर सकता हूं, क्लास में सोना मत, सब सहन कर सकता हूं. तुमको नींद आ रहा है ना, पानी पी ले, समझ, अपने आप को जगा ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर ले, जगते रहने का, सोने का. आई नो द स्लॉट इज बैड बट मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट. चलो पॉइंट नंबर 2. नंबर 1 था टाइटल, नंबर 2 लिखो अड्रेसी. टाइटल हो गया. नंबर 2 लिखो अड्रेसी. अड्रेसी डैश करके लिखो. जनरली the audit reports are addressed. Generally the audit reports are addressed to the members of the company, are addressed to the members of the company, comma, however in certain cases there can be a reference of management or TCWG. There can be a reference of management or TCWG. टाइटल हो गया तुम्हारा. दूसरा क्या हो गया? अड्रेसी. समझ में आया बात क्या लिखा है? नॉर्मली कुछ ज्यादा नहीं समझा तो ध्यान रखना, मेंबर्स होते हैं जिनको रिपोर्ट बना के दिया जाता है. कैन यू गो नेक्स्ट? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा रिपोर्ट में, देखो. दिस इज योर 1D.6. लुक एट द नेक्स्ट हेडिंग. क्या लिखा है? Report on financial statements. Everyone, calm down. I want your attention. Report on financial statement is a opening paragraph. कैसे सर? देखो अंदर क्या लिखा है. सर हमने ऑडिट किया है. किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. कौन से कंपनी के? स्पाइस जेट के. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आया है? इट कंप्राइजेस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो. सर यहाँ पे एसओसी नहीं आया क्योंकि 2015 तक इंडेस भी नहीं आया था. अरे हाँ, अभी अगर देखेंगे तो आपको एसओसी का रेफरेंस भी मिलेगा. नोटबुक्स पॉइंट नंबर 3. ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है. इसमें क्या क्या आएगा? डैश करके सिर्फ समराइज करके लिख दो. डैश करके लिखो कंपनी नेम, कॉमा, रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी नेम, कॉमा, रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमा, पीरियड अंडर ऑडिट, कॉमा, पीरियड अंडर ऑडिट,
देखो दिख रहा है ना, रेफरेंस ऑफ ईयर मेंशन कर रहा है ना, ईयर, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पक्का। एंड द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी क्या क्या चेक किया है वो रेफरेंस आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो एलिमेंट्स है इनका रेफरेंस दिया है। ओपनिंग पैराग्राफ सिंपल एकदम, सबसे पहले शुरुआत कहां से किया, टाइटल से। दूसरा क्या आया, किसके लिए रिपोर्ट बनाया, दैट इज एड्रेसी। तीसरा क्या आया, ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। नेक्स्ट सेटिंग देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द नेक्स्ट सेटिंग, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा क्या लिखा है, ऑडिटर। इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 4, स्कोप पैराग्राफ। स्कोप पैराग्राफ, स्कोप पैराग्राफ, डैश करके लिखो, इट इंक्लूड्स, स्कोप पैराग्राफ, डैश करके लिखो, इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी होती है, एटलीस्ट एक तो आपको मालूम है, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कल भी मैंने बोला था ये बात, यस और नो। ऑडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक तो मालूम है, टू परफॉर्म द ऑडिट एंड आफ्टर दैट टू गिव अ ओपिनियन, मतलब ऑडिट परफॉर्म करने के बाद क्या देने वाले हो, ओपिनियन देने वाले हो। एक सिर्फ एक आध लाइन पढ़ के देखो, थोड़ा समझता है क्या, देखो, our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit। अब ऑडिट कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं क्या, अरे हाँ या ना। आपको कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शन 143 पढ़ाया था क्या, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, कुछ याद है क्या, पढ़ाया था क्या ऐसा कुछ, क्या वहां पर ऐसा कुछ लिखा था कि ऑडिटर का ड्यूटी बनता है, उसने ऑडिट एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जिससे करना चाहिए। क्या ऐसा 143 में कभी पावर्स एंड ड्यूटी से पढ़ाया था, ऐसा बताया था क्या कि ये ऑडिटर का ड्यूटी बनता है कि उसने ऑडिट करते वक्त कंप्लाई करना चाहिए विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, लिखा हुआ है। देयर इज अ सबसेक्शन कॉल्ड एज 143 सबसेक्शन 10 जो बोलता है ये ऑडिटर का ड्यूटी बनता है, उसने ऑडिट परफॉर्म करना चाहिए इन कंप्लायंस विद और इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी हम इन दोनों के रिलेटेड कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये दोनों थोड़ा कंपनीज एक्ट से कनेक्टेड है, जैसे हम वहां पर जाएंगे इनको रिविजिट करेंगे। अभी के लिए ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिक समझ में आया क्या, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आगे बताऊंगा। नोटबुक्स वापस आ जाओ, क्या लिखा देखो जरा, सबसे पहले टाइटल, फिर क्या लिखा, किसके लिए रिपोर्ट बनाया हुआ आएगा, फिर क्या बोला, ओपनिंग पैराग्राफ, भाई हमने ऑडिट किया है इस कंपनी का इस साल के लिए, किसका ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें क्या क्या आता है, फिर कुछ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कुछ ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखो क्या बोलता है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्या आ गया, ओपिनियन आ गया क्या। बट सुनो मेरा बात, बिफोर आई गो टू दिस, डोंट यू थिंक अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट हुई तो फॉर्मेट बदल जाता है, अरे बताया था ना तुमको मैंने, सर उस केस में चेक करो फटाफट, जल्दी जल्दी चेक करो, टाइटल सेम है, एड्रेस सेम है, ओपनिंग पैराग्राफ सेम है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डायरेक्टली क्या आ गया, कुछ तो आ गया क्या, बेसिस। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, क्या लिखो, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर modified opinion paragraph, basis for modified opinion paragraph, dash करके लिखो, only when auditor expresses a modified opinion, only when auditor expresses a modified opinion as per SA 705, as per SA 705,
देखो ये रेफरेंस वहां भी था। जब आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, सर कौन सा वाला मॉडिफाइड, अभी आपने बताया नहीं, बट 3 है। क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है। कोई सा भी मॉडिफिकेशन अगर आएगा तो ये पैराग्राफ आएगा। और देखो नाम बदल जाएगा। यहां पर क्वालिफाइड दिया है तो नाम क्या बन गया, बेसिस फॉर क्वालिफाइड। अगर एडवर्स होगा तो नाम क्या बन जाएगा, बेसिस फॉर एडवर्स, या बन जाएगा बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा वाला मॉडिफिकेशन कब दोगे, जो आपको समझेगा व्हेन यू रीड 705। इज दिस क्लियर टू यू? मतलब ये ओल्ड रिपोर्ट में हर जगह है, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ मॉडिफिकेशन आया तो ही आएगा। नेक्स्ट आगे चलो, ओपिनियन पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ कौन सा है, ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन पैराग्राफ में आपका ओपिनियन आएगा, बस उतना ही, कुछ लिखो मत अंदर, कुछ मत लिखो, लॉजिक है, समझेगा। ओपिनियन पैराग्राफ में ओपिनियन आएगा, ठीक है। लैंग्वेज कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वेट फॉर इट, डोंट वरी। क्या बचा सर इसके बाद में, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, EOM, that is emphasis of matter paragraph. EOM, that is emphasis of matter paragraph. EOM, that is emphasis of matter paragraph. Emphasis of matter paragraph. And उसके नीचे लिखो other matter paragraph. Emphasis of matter paragraph and दूसरा है अदर मैटर पैराग्राफ। दो चीजें बताई मैंने, एक है एम्फोसिस ऑफ मैटर दैट इज EOM एंड दूसरा है अदर मैटर दैट इज OM। दो अलग अलग पैराग्राफ्स है, पहला EOM, दूसरा वाला OM, 2 पैराग्राफ्स। दोनों को कनेक्ट करके बाजू में लिख दो, रेफर SA 706 फॉर द सेम। रेफर SA 706 for the same. Refer SA 706 for the same. कुल मिला के फॉर्मेट में आपको आधी चीजें तो बताई नहीं मैंने, क्योंकि जैसे 700 खत्म होगा 705 पे जाएंगे तो कुछ कंप्लीट होगा, फिर 706 पे जाएंगे तो कुछ और कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप ही जा सकते हैं। अभी के लिए हम किधर हैं, प्रेस्टीज में नहीं, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में। सबसे पहले क्या था, टाइटल। इतनी घटिया शक्ल लेके बैठो तुम, इसलिए तुमको बोल रहा हूं मैं, जल्दी देखो, चेक करो फटाफट। नंबर 1 क्या था, टाइटल। फिर क्या था, एड्रेसी। फिर कुछ तो सर ओपनिंग स्टेटमेंट आया था कि हमने ऑडिट किया है। फिर कुछ तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स। फिर आपने एक बात बोली, अगर मॉडिफिकेशन आया तो एक पैराग्राफ आता है, कौन सा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड। उसके बाद में हमारा ओपिनियन। फिर कुछ तो तुम 2 वर्ड लिखा है जो ठीक है, एक है EOM, दूसरा है OM, जाने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट चलते जाओ, खत्म नहीं हुआ अभी तक। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्ट ऑन other legal and regulatory requirements। डैश करके लिखो, डैश करके लिखो, रेफर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, रेफर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एंड CARO CARO 2020 and CARO CARO 2020। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, कारो भी वहीं से आता है। जब हम उनको डिस्कस करेंगे, उनका रेफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में कैसे आता है आपको समझ में आएगा। जो भी आपने 143 सब सेक्शन 3 में पढ़ा है, ऐसा कैसा यहां पे पिक होता है, थोड़ा ऑडिटिंग पर्सपेक्टिव से आता है। डोंट वरी, वी विल गो टू कंपनीज एक्ट वंस अगेन, थोड़ा ऑडिटिंग पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे। आपका पहले का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, थोड़ा और समझेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। अच्छा, इसके बाद में क्या है, सब खत्म हो गया, डोंट वरी। अब तुम्हारे लेवल का आ जाओ। अरे आ जाओ यार, अच्छा लगेगा तुमको। अभी क्या है, कम से कम ये तो बताओ एटलीस्ट। फर्म का नाम SR बाटली, वो EY।
देन फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स मेंबरशिप नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट कौन कौन कर सकता है? हु कैन परफॉर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इन इंडिया? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है ये वाला? अच्छा, एज पर लॉ कुछ बताया है क्या कि कौन क्वालिफाइड है टू डू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बताओ ना यार, प्लीज बताओ ना यार। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ क्या बोलता है? ईदर एन इंडिविजुअल और अ फर्म, individual should be a chartered accountant holding a COP. Firm can be LLP also. याद आया क्या? But the signing partner should be a chartered accountant. LLP में you may have a partner who is a non-chartered accountant also. But signing partner कौन होना चाहिए? Chartered accountant with a COP. एक कंपनी दूसरे कंपनी ऑडिट क्यों नहीं कर सकता है? लॉ क्या बोल रहा है? या तो इंडिविजुअल या फर्म। मतलब ये तो क्लियर है, वन कंपनी कैन नॉट डू ऑडिट ऑफ अनदर कंपनी। ये तो क्लियर हो गया ना एटलीस्ट। व्हाई? डिड यू अंडरस्टैंड माय डाउट? सी, इंडिविजुअल कर सकता है, फर्म कर सकता है। फर्म में एलएलबी भी आ गया, मैं मानता हूं। व्हाई कांट अ कंपनी डू ऑडिट ऑफ अनदर कंपनी? ओके, ओके, नॉट बैड। हाँ, हाँ, तो डायरेक्टर दे देगा कंपनी में। कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं ना बेटा। सिंपल लॉजिक है। व्हेन यू आर डूइंग ऑडिटिंग, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क विच इज कॉल्ड एज फ्रॉड रिस्क, जिस केस में लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है। जो स्टैब्लिश करना एक कंपनी या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में बहुत मुश्किल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना ही मुश्किल होगा कि इसकी वजह से गलत हुआ। बट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म, and in case of a firm, the very few minimal partners who are also chartered accountant holding a COP, on them fixing up the responsibility is easy comparatively. Do you get my point? And why should be shareholders responsible for the wrong deeds of one specific person? Are you understanding my point? That is why strictly only an individual, और पहले सिर्फ पार्टनरशिप फर्म था, पहले एलएलपी भी नहीं था पुराने एक्ट में। बाद में आईसीआई ने भी अलाउ किया, तो प्रोविजनिंग चेंज किया कंपनीज एक्ट के अंदर। अब वर्ड है फर्म, और क्लियरली बोला है फर्म इंक्लूड्स द वर्ड एलएलपी। क्लियर है क्या ये चीज? तो आपका फर्म का नेम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नाम, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर, डेट, प्लेस आना ही चाहिए। नोटबुक्स खत्म करते हैं। कहां पहुंचे हम? लास्ट क्या लिखा था? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। लिखो फर्म्स नेम, ये नाम मत लिखो, ऐसे लिखो फर्म्स नेम, यूजलेस फेलो। दूसरा, फर्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म्स नेम, दूसरा फर्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर, देन पार्टनर्स नेम, देन पार्टनर्स मेंबरशिप नंबर, फिर प्लेस of signature and date, place of signature, and last is date. आई एम श्योर लास्ट 5 चीजें आपको परफेक्टली समझ में आई होगी। टाइटल और लास्ट की 5 तो कंफर्म है। ऑनेस्टली बात बताऊं, सही में समझ रहेगा तुमको पक्का? कुछ कुछ दिमाग में रहा होगा कि यार कहीं कहीं थोड़ा सा रह गया, बट ओवरऑल इन जनरल स्ट्रक्चर तो थोड़ा क्लियर है ना? रिवाइज फॉर्मेट में जाए क्या रिएक्शन है यार? मतलब देखो, रिवाइज फॉर्मेट खतरनाक है। मतलब अब तुमको समझेगा
कि इसको इतना जल्दी जल्दी क्यों खत्म किया, उस पर इतना टाइम क्यों लगेगा, और एक्चुअली में क्यों रिवीजन का जरूरत था, ये भी समझ में आ जाएगा आपको. इट विल नॉट कंप्लीट टुडे, बट लेट्स स्टार्ट. एटलीस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल प्राइमा फेशियल डिफरेंस क्या दिख रहा है. ठीक है, पेशेंस लगेगा रिवाइज फॉर्मेट के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है. नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग 700 के अंदर, कंटेंट्स ऑफ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. कंटेंट्स ऑफ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. ऑल द बेस्ट. खुद को बोल रहा हूं, तुमको नहीं, समझेगा तुमको क्यों. कंटेंट्स ऑफ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. पता तुम जिंदगी में इतनी दुखी लगते हो ना, कोई घटिया जोक बोलना तभी तुम, क्या कर सकते हैं. और जब कुछ नहीं बोला तो फालतू हंसते भी रहते हैं, मतलब यूजलेस फेलोस. लेट्स लुक एट अ सैंपल ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. क्योंकि एक कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट थोड़ा बाद में देखेंगे, थोड़ा डर जाओगे तुम कंटेंट से, थोड़ा बेसिक लेवल, देन विल गो टू दैट लेवल. ठीक है, एवरीवन आई वांट योर अटेंशन. लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखो सबसे पहले पीछे डिस्कशन ओवर, आ जाओ. क्या लिखा है फर्स्ट हेडिंग, टाइटल क्या है? सेम ही है क्या है यार? नंबर ए टाइटल, बस आगे लिखने का नहीं कुछ भी, उत्तर टाइटल बस. तो पूरा कप उठा के फेंके, कैसे उबासी लेता और शर्म ही हंसी रहे साथ में. क्या है यार, मतलब अगर मुझे नींद नहीं भी आ रही है तो भी तुमको देख, सर तुम भी सोना थोड़ा सा. इतना आगे बैठने के बाद में भी, मतलब लिटरली ऐसे. नंबर ए टाइटल देखो एकदम सेम है, कुछ नया है नहीं डिस्कस करने के लिए. इसमें कुछ आगे वापस रिपीट नहीं करेंगे, ओल्ड में जो लिखा था वही सेम रेलेवेंस है. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. नेक्स्ट देखो क्या नंबर 2, टू द मेंबर्स. एकदम सेम है क्या? पॉइंट नंबर 2 अड्रेसी. नंबर 2 अड्रेसी. बस आगे कुछ नहीं लिखने का, समझ जाएगा तुमको, ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, इतना रिपीट नहीं करेंगे. टाइटल अड्रेसी. सबसे इंपॉर्टेंट, एवरीवन आई वांट योर अटेंशन नाउ. नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है. अरे इडियट, ये दिखान बोल्ड भी किया इधर. ओपिनियन. क्या हो यार तुम लोग, मतलब मालूम है क्या है? ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड होके नहीं आता है, खुद बैठ के करना पड़ता है ऐसा ताकि तुमको दिखे. रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंस. सब प्रॉब्लम है इधर, तो अंदर का कंटेंट गायब हो गया. ओल्ड रिपोर्ट में कंटेंट था. मानोगे ना बात? नहीं, पर डाउट है मेरे को. कंट्रोल. ये देखो, कैन यू सी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज सम कंटेंट. व्हाट सर, दिस वाज योर ओपनिंग पैराग्राफ. Now there is no paragraph, there is only statement. Now there is no paragraph, there is only one statement. क्या स्टेटमेंट का मतलब सेम ही है. स्टेटमेंट का मतलब में कुछ लॉजिकली डिफरेंस नहीं है, बट जो अंदर का कंटेंट था वो गायब हो गया. किधर गया चेक करेंगे, डोंट वरी. मैंने कोई एडिटिंग में गलती नहीं किया, ऐसा ही है. लिखो नंबर 3, टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया. लिखो नंबर 3 या सी जो भी है तुम्हारा. अ स्टेटमेंट दैट it's a report, a statement that it's a report on audit of financial statements. A statement that it's a report on audit of financial statements. It's a report on audit of financial statements. Now, what is the next heading directly? Sir, वो scope paragraph, ओपनिंग पैराग्राफ, सब साइड में डायरेक्टली क्या चीज? ओपिनियन. पहला तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन, डू यू थिंक इट्स लॉजिकल टू पुट ओपिनियन डायरेक्टली? सर डायरेक्टली ओपिनियन दिखना चाहिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी उड़ा देना चाहिए, ऐसा सही है क्या? तुमको लगता है क्या? मैं पूछ भी किससे रहा हूं यार. तुमको सही लगता है क्या?
अच्छा सीरियसली बताओ, सही लगता है क्या? एक्चुअली वो सही है, क्योंकि मुझे बताओ एक रीडर जो है ऑडिट रिपोर्ट में क्या पढ़ने के लिए आया है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ओपिनियन ही है ना यार। सबसे पहले एक रीडर ओपिनियन पढ़ना चाहेगा। हाँ मैं मानता हूं जो अंदर का कंटेंट है वो भी ऐसा है कि नॉर्मल आदमी को समझने वाला नहीं है, तुमको दिखाया ना मैंने। तो नॉर्मल लेमैन के लिए इतना इजी नहीं है उसको समझना। उसको क्या मालूम ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब रेफरेंस टर्म क्या है। सो इट इज नॉट इजी, बट इवन कोई भी रीडर हो, चाहे वो एनालिस्ट रहे, वेल इन्फॉर्म्ड रीडर रहे, वो ऑडिट रिपोर्ट को एक्चुअली में देखता है सबसे पहले ओपिनियन के लिए। तो एकदम सही है, डायरेक्टली ओपिनियन होना चाहिए। बस एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बोलता हूं, लुक एट द साइज ऑफ द कंटेंट इन ओपिनियन पैराग्राफ। देयर इट वाज 3 लाइन्स। पढ़ो जरा मेरे साथ क्या लिखा है ओपिनियन में। सर यहां पहली बात तो ओपिनियन हेडिंग में 2 पैराग्राफ आएगा। ओपिनियन हेडिंग में 2 पैराग्राफ आएगा। एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी विच कंप्राइजेस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। सर ये सेम ही बात लिख रहा है क्या पूरा का पूरा? सर ऐसा लग रहा है उन्होंने ये जो इधर लिखना चाहिए था ना, इधर ये उठा के इधर डाल दिया है, ऐसा लग रहा है क्या? तो ओपिनियन मेरी गलती नहीं है, ऐसा ही है ये, समझ रहे हो? ओपिनियन हेडिंग के अंदर 2 पैराग्राफ आएंगे, जिसमें पहला पैराग्राफ इज नथिंग बट योर ओपनिंग पैराग्राफ ओनली। मतलब सेम कंपनी का नाम, पीरियड कवर्ड, हमने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वही चीजें आने वाली है। इट इज एज इट इज। नोटबुक्स पॉइंट नंबर 4। अरे नहीं यार रुक जाओ, एक प्रॉब्लम है। ओल्ड फॉर्मेट में जाओ जरा, तुमको बताना पड़ेगा कैसे करेंगे। ओल्ड फॉर्मेट में ओपिनियन के पहले क्या आया था? कुछ तो आया था ना, बेसिस फॉर। सर तुम गलत बता रहे हो, ये क्लीन ओपिनियन है, ये क्लीन है, समझ लो मेरा बात। अगर मॉडिफाइड होता, पहली बात तो हम रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में आ गए हैं। हाँ अब अगर रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन ओपिनियन नहीं होता, मान लो मॉडिफाइड होता, तो इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ आना चाहिए ना। लॉजिकली एक पैराग्राफ बनता कि नहीं बनता है सर? एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर अ मॉडिफाइड ओपिनियन। कितना मेहनत कराओगे? 705 मिल गया। आ जाओ। कितना है? हाँ आ गया। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट सेम है, बस थोड़ा लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट नहीं हुआ बस। मेंबर्स सेम स्टेटमेंट। अरे हाँ या ना? व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग? बेसिस गायब हो गया। अब ये क्या बोलते हैं, चाहे तुम मॉडिफाइड दो या अनमॉडिफाइड दो, पहला हेडिंग कौन सा रहेगा? ओपिनियन ही रहेगा। क्लियर है क्या? बिफोर कोई फालतू का डाउट है मैंने इधर ही खत्म कर दिया है। ओपिनियन हेडिंग ही आएगा, चाहे मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड। इतना क्लियर है? अच्छा एक काम करो, अब ये मॉडिफाइड जो है, तुमको हालांकि क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं समझता, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल इसके अंदर 2 पैराग्राफ आ गया वापस सेम। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ के देखो, सेम ही कंटेंट है क्या? वी हैव मतलब वो ओपनिंग पैराग्राफ तो एज इट इज है, और जो सेकंड पैराग्राफ है दिस इज योर एक्चुअल ओपिनियन लग रहा है। और यहां पर भी दिख रहा है क्या वर्ड एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर? कुछ तो मिला क्या ऐसा? मतलब सर क्लियर हो गया एक चीज, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट में ओपनिंग पैराग्राफ होता ही नहीं है, ओपनिंग स्टेटमेंट होता है पहले तो, दैट इज अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर डायरेक्टली कौन सा हेडिंग आएगा? ओपिनियन हेडिंग। पॉइंट नंबर 4, ओपिनियन हेडिंग। ओपिनियन हेडिंग अंडर दैट डैश करके लिखो नंबर ए। नंबर ए, द फर्स्ट पैराग्राफ in the opinion heading will include, first paragraph in the opinion heading will include the following. Number A,
name of the entity, name of the entity. Number B, a statement that we have audited their financial statements, a statement that we have audited their financial statements, a statement that we have audited their financial statements. Number 3, period covered, period covered. Number 4, identify title of each statement, comprising the financial statements, title of each statement comprising the financial statements. And last point, number 4, reference to notes to accounts, including significant accounting policies. Reference to notes to accounts, including significant accounting policies. मेरा बात सुनना, एग्जाम में पूछ सकता है आपके ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसमें ओपिनियन के अलावा क्या आता है. इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है ओपिनियन हेडिंग के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ क्या है. समझा क्या? उसमें क्या आता है? वी हैव ऑडिटेड, क्या सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. विच कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज. उसमें क्या क्या है सर? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स. अरे आता क्या सब रेफरेंस पूरा का पूरा. और सर कौन से पीरियड था? पीरियड भी मेंशन करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब तुमने जो पैराग्राफ में पढ़ा है ना वही वो लिख रहा है, बस वो चाहता है तुम वो एक एक चीजों को लिखो भी. समझ में आएगा मेरा बात? उसके लिए 4 नंबर मिलेंगे. हाँ 4 नंबर के लिए आया ये क्वेश्चन. चाहिए तो एक काम करो, इधर देखो. सर कैन यू सी ऑडिटर्स ओपिनियन? दिख रहा है क्या? सर द ओपिनियन सेक्शन इन द ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा सर? देखो, जिस एंटिटी का आपने ऑडिट किया है एक स्टेटमेंट आएगा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है. अरे हाँ या ना? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर जो स्टेटमेंट है, मतलब बैलेंस शीट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका टाइटल मेंशन करना पड़ेगा. फिर नोट्स टू अकाउंट्स को अलग इज्जत, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट अलग से. अरे वो उसी का पार्ट है यार. फिर डेट एंड पीरियड कवर्ड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बॉटम लाइन वही पैराग्राफ को टुकड़ों में डिवाइड कर करके लिख दिया. ये बन गया आपका आंसर. एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का रेसिपी. कितने पॉइंट्स हैं? जहां पॉइंट्स हैं वहां क्वेश्चन पूछने में मजा आता है. और 5 पॉइंट क्लियर है, 5 मार्क, बात खत्म. समझा क्या मेरा बात? तेरे को समझना भी चाहिए, आइडेंटिफाई भी होना चाहिए, और लिखना क्या वो भी पता होना चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? तो सर हम किधर है? ओपिनियन हेडिंग के अंदर है. ओपिनियन हेडिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो समझ में आ गया. अब आओ पैराग्राफ 2, मतलब हेडिंग ओपिनियन हेडिंग ही रहेगा. उसमें नंबर 1 था द फर्स्ट पैराग्राफ इन द ओपिनियन हेडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग. डन, यस और नो? नाउ पार्ट 2, ओपिनियन हेडिंग के अंदर ही नंबर 2, द सेकंड पैराग्राफ in opinion heading, the second paragraph in opinion heading will include the auditor's opinion, as per SA, will include the auditor's opinion as per SA 700, will include the auditor's opinion as per SA 700 and 705. And 705. 705 के ब्रैकेट्स में लिखो in case of a modified opinion.
700 एंड 705, 705 के ब्रैकेट्स में लिखो इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन। शांति से 2 मिनट के लिए मेरा बात सुनो। देखो, वो ओल्ड पढ़ा था इसलिए डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, और धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा कि रिवाइज इतना बेटर क्यों है। एंड एक सिंपल चीज, डायरेक्टली रिवाइज देखोगे ना, मैं एज अ टीचर भी आपको बोलता हूं, जब भी कुछ नया आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई नई चीज रेफर करनी है पहले, मैं हमेशा ओल्ड को सामने रखूंगा ताकि मेरा दिमाग एक्चुअली में कंपेयर कर पाएगा, और अगर वो कंपेयर कर पाएगा तो बेटर समझ पाएगा कि क्या है, बिकॉज योर ब्रेन ऑल्सो फोकस इज बेटर इन दैट मैनर। डायरेक्टली रिवाइज दिखाऊंगा ना, कुछ चीजें दिमाग से शायद ओमिट हो जाएगी, ऐसा लगेगा हाँ ठीक है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये पता कब चलेगी जब पहले कुछ अलग था अब कुछ अलग है, तब दिमाग को लगेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तुमको बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चनिंग भी बनता है। मैं आपको लिटरली लास्ट 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस दिखा दूंगा। वो जो डिफरेंस है ना, डायरेक्टली नहीं पूछा डिफरेंस क्या है, पर जो डिफरेंस है ना सिर्फ उन पे क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज उनको मालूम है दैट इज द न्यू एलिमेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट एंड दैट इज वेयर वी शुड बी आस्किंग क्वेश्चन। दे विल नेवर आस्क यू एक काम कर ऑडिट रिपोर्ट बना दे। नो वन हैज टू रिमेंबर दिस द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट, बट यू शुड नो व्हाट कम्स वेयर and why and the relevance of it and the meaning of it. Are you understanding my point? See, we have to spend the entire tomorrow's lecture mostly on the revised report only. आज सिर्फ एक बात बताना था कि ओल्ड का बेसिक फॉर्मेट समझ में आ गया, रिवाइज्ड के अंदर प्राइमा फेसिया ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं सिर्फ रेफरेंस के लिए, कल डिस्कस करेंगे। देखो एक काम करो, मुझे बात बताओ, तुम्हारा नोटबुक में जाओ, एक लास्ट इतना 2 मिनट बाकी है यार अभी, ओल्ड नोटबुक में जाओ, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट तुमने लिखा ना कुछ, और तुमने कुछ तो लिखा ना बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, लिखा था ना कुछ तो ऐसा। देखो ना जरा तुमने उसके ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, मेरे को मत बताओ, खुद के लिए पढ़ो, मला माहित है 2-3 ही मराठी वर्ड आते हैं मेरे को। सबसे पहले मैंने सीखा था थांबा, बस में ट्रैवल उसको बताना रुक जा, उतरने का मेरे को, इसलिए चलो। कैन यू सी ओपिनियन, व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग? मतलब अगर क्लीन ओपिनियन आया तब भी एक पैराग्राफ है। डिफरेंस समझा क्या? दिस वॉज नॉट देयर इन केस ऑफ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट when we were discussing the clean report। याद आया क्या? मतलब रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में एक नया पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट हर ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। कौन सा? बेसिस। डोंट थिंक इंपॉर्टेंट बन गया एग्जाम के लिए, आ गया 2 बार एग्जाम, सिंपल है और कुछ नहीं। और देखो एक चीज और, इधर 1 मिनट रे, देखो मॉडिफाइड ओपिनियन है ये, कैसे पता चला सर आपको? लिखा है ना क्वालिफाइड ओपिनियन। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, मतलब बेसिस फॉर ओपिनियन विल कम इफ देयर इज अ क्लीन ओपिनियन, इफ देयर इज मॉडिफाइड द नेम विल चेंज, इट विल बिकम बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स और डिस्क्लेमर। सिंपल चीज, मतलब आगे रास्ता बहुत लंबा है। अभी के लिए एक बेसिक प्राइमा फेसिया अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? अब हम स्टैंडर्ड्स पे जा चुके हैं। स्टैंडर्ड्स के सारे डिस्कशन नॉर्मली ऐसे ही होंगे, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, पर जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअली एग्जाम के आंसर्स हैं। उनके क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात? बट आप जो लिख रहे हो वो आंसर्स हैं। तो जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे, नोटबुक को सामने रखेंगे, मैच करेंगे, होते जाएगा। समझ रहे मेरा बात? थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय। बुक्स आर अवेलेबल इन ऑफिस, यू कैन कलेक्ट इट, ठीक है? आइडियली कलेक्ट इट आफ्टर योर एडवांस अकाउंट्स लेक्चर। अभी टाइम नहीं मिलेगा ना यार, यू शुड कलेक्ट इट आफ्टर योर एडवांस अकाउंट्स लेक्चर। Thank you.